अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग पब्लिक। स्क्रीन की बैठी उस तरफ सारी पब्लिक को जो मुझे कहते हैं सुहा अफजल, एक बार फिर से आप सबको सुबह बखैर। और मेरे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। और मैंने आज ब्लू क्यों पहना सर? बिकॉज वी आर ब्लू विदाउट यू, मिस्ड यू सो मच। अच्छा जी, तो खैर हरमीत हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं हरमीत की तरफ और देखते हैं आज किस रंग की दस्तार है, आज क्या तैयारी है हरमीत की। हेलो हरमीत। हमें तो यही एक्साइटमेंट होती है हरमीत बस। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। ब्लू आज सारे ब्लू में हैं। सर मैंने आपसे कहा है ना, वी आर ब्लू विदाउट यू। अच्छा हरमीत, तो अरशद शरीफ की फिर पहुंच गई डेड बॉडी कल, और तकलीफ जो उनका कत्ल है उसके हवाले से जितनी देर हो रही है, जितने दिन गुजर हैं, उतनी चेमगोइयाँ हो रही हैं, उतनी अफवाहें भी साथ साथ उड़ रही हैं, लेकिन हकीकत का भी किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। बहुत से सवाल हैं जो उठ रहे हैं, और वो सवाल ये कहते हैं कि ये अरशद शरीफ जिस वक्त गाड़ी में जा रहे थे, ड्राइवर उनके साथ कौन था ये भी नहीं बताया जा रहा। उनकी गाड़ी को चेज़ किया गया, रोका गया, क्या किया गया, सारी की सारी गोलियां अरशद शरीफ की तरफ क्यों बरसाई गई, ये क्या वाक़या हुआ। और नैरोबी पुलिस जो है केनिया की, उसके बारे में भी सवाल उठ रहे हैं कि उसकी कारकर्दगी, उन्होंने कह तो दिया कि जी हाँ हमने मारा है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था इस प्रोग्राम में, कि 2 इंडियन सहाफ़ी भी उन्होंने अगवा किए और फिर मार दिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी बड़ा एहतजाज किया था, उसके ऊपर पूरे एक यूनिट को फारिग कर दिया था पुलिस के। बहरहाल अरशद शरीफ की लाश जब डेड बॉडी कल पहुंची है इस्लामाबाद, बड़े रिकत अमेज़ मनाजर से लोग जो उनके साथी हैं वो ज़ारो कतार रो रहे थे। पीटीआई के जो लीडर हैं बहुत से, वो भी पहुंचे हुए थे अरशद शरीफ की डेड बॉडी रिसीव करने के लिए। पाकिस्तान में भी इस चीज़ का फैसला किया गया कि पाकिस्तान में भी उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और 3 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, जो कि अब कीनिया पहुंचेगी, जिसमें 3 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोगों को शामिल किया गया है, जो मुकम्मल तौर पर तहकीकात करेंगे इस हवाले से। लेकिन कुछ भी कहना यकीनन कबल अज़ वक्त होगा। जो भी चहमगोइयाँ सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ हल्काजात में की जा रही हैं, उससे हमें गुरेज करना चाहिए सर, थोड़ा सा किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले। माँ सिवाय वो कोई भी इदारे हो, हम फौज की अगर बात करें, हम अगर कीनिया की पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, अगर हम किसी भी शहर की बात करें, तो हमें ये नहीं करनी चाहिए किसी हुकूमती इदारे पर। ये आपकी बात दुरुस्त है कि किसी भी जब भी तहकीकात मुकम्मल नहीं होती और हकीकत हमारे सामने नहीं आती, तो बहुत सारे इल्ज़ाम हम देख रहे हैं कि इदारों पर भी लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही भी आ रही, सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं कि खासकर ट्विटर पे जिस तरह ट्रेंड चल रहा है इदारों के हवाले से। आपकी बात दुरुस्त है कि जब तक तहकीकात कंप्लीट नहीं होती तो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना जो है नहीं लगाने चाहिए। लेकिन कल उनके वकील के साथ मेरा इंट्रैक्शन हुआ, कल काफ़ी टाइम तक मैं वहाँ उनके साथ ही ऑफिस में था, और मैंने एक इंटरव्यू भी उनका किया सोशल मीडिया के लिए। तो बहुत सारी गुफ्तगू जब उन्होंने की, तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि कहीं ना कहीं आप देखें ना कि पाकिस्तान में आप पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, इस्लामाबाद में आपको पता है कि अदालत ने ये अहकाम जारी किए हैं कि आप इस्लामाबाद में आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन इस्लामाबाद से आउट जितने भी सिटीज़ हैं, अब पशीन में आप जाके उस पर पर्चा हुआ है, सिंध के मुख्तलिफ इलाक़ों में हुए हैं, तो ये तहकीकात भी लाजमी है, और इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए कि भाई कौन से ऐसी ताकतें थी, कौन से ऐसे ताकतवर लोग थे जिन्होंने जाके मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ उन इलाक़ों में जहाँ से अरशद शरीफ का कोई ताल्लुक़ नहीं था, वहाँ पे जाके उन पर पर्चे कराए गए। ये बहुत सारे सवालात हैं जो यहाँ पे भी मैं तो कहता हूँ कि तहकीकात यहाँ से होनी चाहिए कि क्यों अरशद शरीफ साहब को इतना मजबूर किया गया कि वो इस मुल्क छोड़कर वो चले गए, और वो कौन सी ताकतें थी जिसकी वजह से दुबई से इमिग्रेशन उनको मिली, और इमिग्रेशन के जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप 2 दिन में हमसे दुबई से चले जाएं, 48 घंटे का टाइम है आपके पास, या तो हम आपको डिपोर्ट करेंगे पाकिस्तान की तरफ इंतज़ामिया के हवाले करेंगे, या कोई और मुल्क है, उसके पास ऑप्शन ही क्या था। ये सारे बहुत सारी चीजें हैं जिस पर सवालात उठते हैं, और सवालातों के जवाब जो है आपके इन सारे सवालों में ना तसरीबख्श जवाब जो है वो हमें मिले। आपके इन सारे सवालों में एक सवाल सर सबसे ज्यादा अहम, जो हरमीत ने बिल्कुल लास्ट में कहा कि आखिर किस हद तक वो मजबूर कर दिए गए थे, किसकी जानिब से किए गए थे। उनकी बेटी है सर, मैंने कल उसका एक इंटरव्यू देखा, ऑब्वियसली एयरवाई की कंटेंट से चलाया गया था, लेकिन सर आरिफ अलवी जब उनके घर पहुंचे और पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा पहुंचे, तो बच्ची ने मासूमाना सवाल किया कि मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि मेरे अब्बा को इतना मजबूर किसने किया था इस मुल्क से, इस वतन जो मेरा वतन है पाकिस्तान से जाने के लिए।
तो ये ठीक एक है, बहुत ये बड़ा सारे सवाल है। है। मैं जैसे पहले कि सोहा मैं उनके घर गया हूँ, परसों पे मैं गया हूँ जब इमरान खान साहब वहाँ पे आए थे, और वहाँ पे उनकी वालदा की गुफ्तगू अगर आप सुने तो वो भी ये सवाल रियासत से कर रही है, हुकूमत से ये सवाल कर रही है कि मेरे बेटे को क्यों इतना मजबूर किया गया। तो ये सवाल तो बिल्कुल जायज़ है कि आप मजबूर ना करते तो इस किस्म की। और कीनिया बदनाम ज़माना, जिस तरह रऊफ साहब ने जिक्र किया कि 2 सहाफ़ी हिंदुस्तान के कत्ल हुए, वहाँ पे तो पैसे लिए जाते हैं, भत्ते लिए जाते हैं, बाकायदा पुलिस इन्वॉल्व है। वहाँ के सहाफ़ियों की जो स्टेटमेंट आ रही है, अखबारात आप पढ़े आजकल की जो जितने भी इंटरव्यूज़ हम देख रहे हैं, तो उसमें तो बाकायदा पुलिस, उनकी जितनी करप्ट पुलिस है और बाकायदा किसी को ठिकाने लगाना है तो कीनिया की पुलिस उसके लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन हरमीत, तो इस पर एक और चीज का इजाफा कर लेते हैं, बात दुरुस्त है, और इस पर एक और चीज का इजाफा कर लेते हैं कि दुख और गम की घड़ी में वो मीडिया नुमाइंदगान हो, वो पॉलिटिशियंस हो, कोई भी उनके साथ खड़े हुए हैं। कल हमने मरीम नवाज का एक ट्वीट देखा जिस पर उन्हें काफी तनकीद का निशाना बनाया गया, बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया, बहुत ही घटिया किस्म का ट्वीट किया उसने, बहुत ही घटिया, बहुत ही गलीज, और उसकी जहनियत की ये अक्कासी करता है ये ट्वीट। मैं समझता हूँ कि आप जाके उनकी वालदा की हालत देखें, आप जाके उनके बच्चों की हालत में देख के आया हूँ, ये सारी चीजें हम देख के आ चुके हैं। आप देखें जो लोग, जो वो किसी का बेटा था, किसी का हस्बैंड था, किसी का बाप था, कोई उसका इंतजार कर रहा था, आप जाके वहां पे जिस किस्म का ट्वीट उसने किया है, ये उसकी जहनियत, बीमार जहनियत की अक्कासी करता है। और मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज साहब को उस ट्वीट चेक करनी चाहिए थे कि अरशद शरीफ साहब ने जो ट्वीट किए थे वो मेरे पास अभी भी पड़े हैं, जो उनकी वालदा के लिए दुआ करते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहां पे इसने रीट्वीट किया, इसने ये नहीं देखा कि उस रीट्वीट में जो लिखा है क्या ये हकीकत है, क्या इसकी वालदा के या के हवाले से, या इनकी नवाज़ साहब की वालदा के हवाले से, या उनकी वालदा के हवाले से जिस किस्म के ट्वीट्स उन्होंने किए हैं वो तो सामने सोशल मीडिया पे भी पड़े हैं। लेकिन इस किस्म की एक लीडर जो अपने आप को कहती है उसको इस किस्म के ट्वीट्स नहीं करने चाहिए। अच्छा सर, इसके बाद एक क्लैरिफिकेशन का ट्वीट भी आया, लेकिन हम आपको ये क्लियर कर दें कि उन्होंने बाकायदा पहले ट्वीट नहीं किया था, एक ट्वीट थी उसको रीट्वीट किया था और उसके रिप्लाई में कुछ लिखा था। लेकिन आप किसी ऐसे बंदे की जो कि कोई भी XYZ है उसकी बात को सेकंड भी कर रहे हैं, तो आप सोचें कि आप किस सीट पर है, आप पे क्या जिम्मेदारी है। ऑल दो काफ़ी तनकीद का कल उनको निशाना बनाया गया। अब बहरहाल ये है सूरत हाल के एक 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है पाकिस्तान में, जिसमें FIA के नुमाइंदे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नुमाइंदे हैं और ISI के नुमाइंदे हैं। ये तीनों तहकीकात के लिए नैरोबी भी जाएंगे, केनिया भी जाएंगे और जाके देखेंगे क्या वो वाक़यात थे, क्या हालात थे जिनकी बुनियाद के ऊपर अरशद शरीफ को इस तरह से मारा गया। इमरान खान साहब ने कल कॉल दे दी है जी, कल कॉल दे दी है लॉन्ग मार्च की। पहले उन्होंने इससे पहले बातें की थी अरशद शरीफ के हवाले से, वो जो है वो भी सब ने सुनी होगी। बड़ा दुख का इजहार उन्होंने किया था और उन्होंने कहा कि उनको मजबूर किया गया था वो जाए। लेकिन बहरहाल हमने इस हवाले से भी बात करनी आज कि इमरान खान साहब की कॉल जो है वो क्या बड़ी डेस्परेट होकर दी गई है। अब बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है, 2-3 दिन का टाइम देके जुम्मे से उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे, कब ख़त्म करेंगे इसका कोई अभी उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं और सर दिया। ये भी नहीं क्लियर किया कि मतलब जो स्पीच जिसमें उन्होंने ऐलान किया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो उन्होंने कहा कि हम कानून नहीं तोड़ेंगे, आइन के मुताबिक वहाँ जाएंगे, पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, उस जगह पे जाके जलसा करेंगे। तो लेकिन वो धरने की शक्ल इख्तियार कर सकता है या नहीं, इस पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते बिकॉज़ उनकी कोई कॉल नहीं है। और ये भी नहीं कहा कि कब खत्म होगा, हाँ, ये भी कब तक होगा। इमरान खान साहब ने कल 2-3 और बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की। उन्होंने चैलेंज किया जरदारी को कि अब सिंध में कहीं पे इलेक्शन लड़के दिखाओ तो हम तुम्हें जाने, तुम नहीं जीतोगे। और नून लीग को भी कहा कि आप पंजाब में कहीं से भी इलेक्शन लड़के देखें, आप नहीं जीत सकते। ये चैलेंज भी उन्होंने किया। लिबर्टी चौक लाहौर से इसका लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज़ होगा और पुरअमन तरीके से अब तक तो ये कहा जा रहा है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कह सकते। अनप्रेडिक्टेबल सी सिचुएशन है कि क्या होगा, लोग कितने आएंगे। वो तो यही दावा करते हैं कि लोगों का समंदर जो है वो लेकर लॉन्ग मार्च की सूरत में आगे निकलेगा। एक और अच्छी खबर है उस हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा पिछली बार हमारी तैयारी नहीं थी, अब के किस तैयारी के साथ वो आ रहे हैं, कहाँ से कितने लोग आएंगे, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। हरमीत, इस्लामाबाद में कुछ नज़र आ रहा है लॉन्ग मार्च रोकने के लिए क्या कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं? जी रऊफ साहब, वैसे अगर हम देखें तो हुकूमत तो पहले भी तैयारियां कर चुकी हैं और मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर जो है वो तो पहले से भी नस्ब किए गए हैं। और कुछ ऐसे इलाके जो रेड जोन की तरफ दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे गेट्स भी बनाए बनाए जा रहे हैं, बल्कि खंदकें भी खोदी गई थी। और इससे कबल जो है भरपूर तैयारियाँ जो वफाकी हुकूमत है वो तो पहले से कर चुकी है। लेकिन जो बात है जो खान साहब ने कल की कि वो F9 पार्क या
जो जगह अदालत की जानिब से उसके लिए मुख्तस की जाएगी वो वहाँ पे जाके, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब यहाँ तक वो इंटर हो जाएं, फिर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजूहत ये हैं कि एक तो वफाकी पुलिस जो है उसके 13,000 लोग हैं, 13,000 में 4,000 जो है वो मुख्तलिफ थाना जात में काम कर रहे हैं, 3,000 के जो लोग हैं, सॉरी 3,000 जो है मुख्तलिफ थाना जात में काम कर रहे हैं और 4,000 जो हैं वो मुख्तलिफ डिवीजन में काम कर रहे हैं। तो बची कितनी फोर्स, और उसके बाद अगर FC के एहलकार आ जाएं तो हाँ ये रेंजर्स FC को बुला दें तो एक अलग बात तो है, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा है या पंजाब पुलिस उमूमन वहाँ से आती है तो वो भी ना होने की, तो पंजाब में एंट्री, पंजाब से यहाँ आना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर वो इस्लामाबाद में इन हो जाते हैं तो ये खदशा है कि वो डी चौक जो का टारगेट है वो उस तक पहुंच जाए। अच्छा हरमीत, इस बात को यहाँ पर कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर दिल खोलकर PTI ने ये कहा है कि हम बिल्कुल पुरअमन एहतजाज करेंगे, आयन और कानून को कीप इन माइंड रखेंगे, तो हुकूमती इदारों को भी दिल खोलकर उनको अब इस चीज़ की इजाज़त देनी चाहिए। 2-वे कम्युनिकेशन है, ऑल दो जुम्मे को पता चलेगा। एक और बड़ी सर अहम और ज़बरदस्ती खबर है, और सर ऋषि सुनक जो है बरतानिया के नए वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिए गए हैं। और अच्छी बात यह कि इनके 4 फादर्स का ताल्लुक सर गुजरावाला से है, और बहुत पहले इन्होंने जब वहाँ पर यहाँ से माइग्रेट किया तो उसके बाद वहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों में रहे। लेकिन अगर इनकी स्पेसिफिकली बात की जाए सर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ा और बड़ी अच्छी तालीम हासिल की, और फिर इंडिया के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड और आप अगर बिलियनर के उनकी शादी हुई, इन्फोसिस के मालिक जो हैं उनके ये दामाद भी हैं, और इनकी वजह से इन्फ्लुएंस इंडिया में बहुत बढ़ जाएगा। जो मतलब चंद बिलियनर इंडिया के, बहुत ही बिलियनर्स में भी ऊंचे दर्जे के बिलियनर हैं, उनसे इनका ख़ानदान का ताल्लुक है। तो बहरहाल फिर भी ऋषि सुनक को बहुत ज़्यादा मुबारक हो, मतलब वो वज़ीर आज़म बन गए। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। कल उन्होंने तकरीर भी जो की उसमें उन्होंने कहा कि मुआशी तौर पे बहुत मुश्किलात का सामना है। उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया एक तरफ जहाँ पे लिज ट्रस को, जो उनसे पहले प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन साथ ही साथ ये कहा कि जिस तरीके से उनको निपटना चाहिए था मुआशी चैलेंज को, उस तरीके से वो नहीं कर पाए। हल्का सा क्रिटिसिज्म भी था। किंग चार्ल्स को जाके मिले, बाकायदा उनकी मंजूरी ली, और फिर उस मंजूरी के बाद ऋषि सुनक जो है उन्होंने वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया। तो अब वो नए हैं बरतानिया के नए वज़ीर आज़म, उन्हें मुकर्रर कर दिया गया है। आगे बढ़े सर, आज हमारे रनडाउन को शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे टॉप स्टोरीज़ करते हैं। आज शुरू में काफ़ी डिस्कशन हमने कर ली, ऑल दो टॉप स्टोरीज़ की बात करें तो टॉप ऑफ द लिस्ट हम यही बात करेंगे कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हम अगर देखें तो पाकिस्तान का सिनेरियो इस पर क्या है। लॉन्ग मार्च की एक अहम कॉल दी गई है, और इस कॉल को किस तरह से टैकल करेगी PTI, कितने लोग बाहर निकलेंगे और लोगों को क्या पैगाम दिया है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे आज के पॉलिटिकल सेगमेंट में। इसके अलावा हम आपको हरमीत सवाद से खबर देंगे, और आपको तो इस फेस्टिवल का बड़े अच्छे से पता होगा, तो ये खबर हम आपसे ही सुनेंगे और आपसे जानेंगे ये फेस्टिवल होता क्या है, कब होता है, कैसे होता है, इसकी तारीख क्या है और लोग कितना एंजॉय करते हैं। और आपने जाना कि नहीं जाना, अगर छुट्टी करनी है तो हमें पहले बता देना हम इंतज़ाम कर लेंगे कोई। अच्छा जी, ये सवाद में जी सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है जनाब, इसकी झलकियाँ आपको दिखाएंगे और इस पर कुछ चैट करेंगे आपके साथ। इसके अलावा पाकिस्तान के नौजवान समाजी कारकुन जो हैं, पाकिस्तान वैसे सैलाब के इस मौके पर सर बहुत सारी बड़ी तादाद में बहुत सारे यंगस्टर्स बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ मौक़ों पर ज़रूरियात पूरी करना और सोशल वर्क करने वाली ये एक फ़र्म है। कौन चला रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं, इनको भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। अतीक अफरीदी है सर, ओनर है उस फर्म के, तो इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे कि वो किस तरह से उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। इसके अलावा सर आज एक ऐसी बीमारी का जिक्र करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी ऑर्थोपेडिक काफ़ी अपने शो में बुलाए हैं। हमने शाटिका की बात की कुछ दिन पहले, होना, बिल्कुल हड्डियों का भुरभुरा होना जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, बड़ी उम्र के साथ ख़वातीन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैल्शियम की कमी होती है, उसकी बुनियाद के ऊपर ज़रा सी भी ज़र्ब लग जाए हड्डी टूट जाती है, कमज़ोर तो इतनी हो जाती हैं आपकी हड्डियाँ। तो ये कौन सी बीमारी है, इसके लिए प्रिकॉशंस क्या है, क्या क्या आपको करके इससे बचना चाहिए, और अगर हो जाती है तो क्या तरीका इलाज और डायग्नोस मौजूद है मार्केट में, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा सर हम आपको बताएंगे प्रोफेसर अकरम खान न्याजी वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप ब्राउन्स मेडलिस्ट वाले जो हैं आज हमारे गुड मॉर्निंग पब्लिक के मेहमान होंगे। उनकी ये सेलिब्रेशन करेंगे, उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे और आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे, प्लस उनकी सक्सेस स्टोरी भी आपसे शेयर करेंगे। चले जी आगे बढ़े सर। हाँ जी, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है सर। मैं कहती हूँ जिंदगी में कोई मौके, डेली डोज की पहली खबर ऐसे होते हैं जो आपको इतना शर्मिंदा कर देते हैं, इतनी तकलीफ में मुब्तला कर देते हैं कि आप उस वक्त फैसला कर लेते हो कि मैंने अपनी तकदीर बदल लेनी है।
और तकदीर ऐसे बदलते हैं कि बस कमाल ही कर देते हैं। ये सखर से खबर है, कोई हिंदुस्तान से खबर नहीं है। अमूमन जब तालीम की बातें आती हैं हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है, सारी खबरें हिंदुस्तान की तरफ चली जाती हैं, लेकिन ये खबर सखर से है कि एक साहब जिनका निकाह हो रहा था और निकाह पे उनको दस्तखत करने नहीं आते थे, उन्होंने अंगूठा लगाया। अंगूठा लगा के जब उन्होंने भरा तो उनको खुद शर्मिंदगी हुई और उस बुनियाद के ऊपर शादी के बाद उन्होंने कहा मैं तालीम हासिल करूँगा। और तालीम फिर उन्होंने इतनी हासिल की कि MA इंग्लिश किया और अब वो उस्ताद के तौर पे पढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात ये भी थी कि ऑब्वियसली उनकी वाइफ जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उन्होंने जब उनके सामने साइन किए होंगे और उन्होंने अंगूठा लगाया होगा तो इस बात को चलिए आप अगर अपनी अना पे भी लिया, अगर अपने आप पे भी लिया और अगर अब खुद को आपने उस मौके पर इस चीज़ के लिए तैयार कर लिया कि अब मैंने अपने आप को बदलना है, मैंने तालीम हासिल करनी है, तो शादी के बाद सर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो MA इंग्लिश करेंगे। देखो आप यानी बिल्कुल अनपढ़ से और फिर MA इंग्लिश बहुत मोटिवेशनल सी स्टोरी। आप देखें ना कि आपको अंगूठा छापें और आप जाके MA इंग्लिश कर दें, तो ये बड़ी बात है कि हम वैसे देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें ना कि उसने अनपढ़ होने के बावजूद उसने जाके अपनी एजुकेशन को दोबारा कंटिन्यू किया और वो कारनामा सर अंजाम दिया। तो मैं समझता हूँ कि सबके लिए एक अच्छी स्टोरी है कि भाई वक्त एजुकेशन तालीम हासिल करने का कोई भी वक्त हो सकता है, किसी भी उम्र में आप जाके तालीम हासिल कर सकते हैं। और आपने देखा है कि बहुत सारी स्टोरीज हमने कवर की हैं जो 70 ईयर्स में, 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में लोगों ने दोबारा जो एजुकेशन छोड़ी दोबारा आए हैं। तो भाई ये तो बहुत अच्छी स्टोरी है वैसे। हाँ, और आप ये देखो कि एक ऐसी ज़बान में जिसको मुश्किल कहा जाता है, MA इंग्लिश करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल सूरत हाल से बहुत मुश्किल है। और आप ख़ास तौर पे ऐसे में जब बिल्कुल अनपढ़ हो, आपको उर्दू और सिंधी भी ना आती हो पूरी तरीके से, जिसको सही तरह से इल्म के अंदाज में कहा जाता है, और उसमें आप एक फ़ॉरेन लैंग्वेज को सीखें, एक दूसरी ज़बान को सीखें, उसके अंदर महारत हासिल करें और फिर इतना ज़्यादा करें कि MA इंग्लिश कर जाए, बहुत कमाल बात है। मैं तो कहता हूँ ये हर एक के लिए सबक होना चाहिए। मुझे एक साहब याद आ रहे हैं, मुझे उनका नाम अब याद नहीं है, इसाक गालबन उनका नाम था, जो रेलवे से रिटायर हुए। मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था, 60 साल की उम्र में, और 60 बरस की उम्र जब वो रिटायर हुए, छोटा सा क्लर्क के तौर पे वो रिटायर हुए थे और उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, तो उन्होंने अपने तौर पे रसाले, किताबें या कायदे ला के जर्मन सीखनी शुरू कर दी और करते करते इतनी महारत हासिल कर ली कि वो पाकिस्तान में जर्मन ज़बान के सबसे बड़े ट्रांसलेटर बन गए। और फिर जर्मनी से एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ख़ास तौर पे पाकिस्तान आए, जिन्होंने उनको डिग्री दी, MA की, और जर्मनी में बुलाया स्कॉलर से मिलने के लिए। तो ये है इंस्पिरेशनल स्टोरी, इस तरह की होती हैं। कोई वक्त की, उम्र की कैद नहीं है, आपको हिम्मत करनी चाहिए। बस जहाँ पे आपको क्लिक करे और समझ आ जाए कि आपने कोई काम शुरू करना है तो कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी मौके पर शुरू किया जा सकता है। देयर इज़ नो टाइम लिमिट एट ऑल। अगली खबर भी सर कहते हैं नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। हाँ। और सर नकल रोकने के लिए उससे भी ज्यादा अकल की जरूरत होती है। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है जनाब, तालिब इल्मों को नकल से रोकने के लिए टोपियां पहना दी गई हैं। ये कहाँ कैसे फिलिपाइन है, वहाँ का एक ऐसा कॉलेज है, उन्होंने कहा भी बच्चों को नकल से रोकना है तो उन्होंने कहा कि भी आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे भी काफी क्रिएटिव बनाने के लिए लेके आए, लेकिन तलबा ने उसको बड़े फनी अंदाज में लिया। हाँ। और उन्होंने ऐसी ऐसी अजीबोगरीब टोपियां बनाई। ये देखिए, अंडों की जो टोकरियां होती हैं उससे टोपी बना ली है। हाँ। और कुछ कार्टूनिक टोपीज हैं, और कुछ मिकी माउस का टोपी बना के आ गया, मास्क पहन के। किसी ने डब्बा लेके उसको काटा और उसको सर पे ले लिया, उसके ऊपर शक्लें बना दी। सर आप ये देखिए कि वाकई दूसरे के पेपर पे देखा नहीं जा सकता, बन के आया। हाँ बिल्कुल, मुख्तलिफ जानवरों का मास्क बना के। ये तो दूरबीन है सर, ग्लास है, ये दूरबीन है, कुछ है ऐसा डिस्पोजेबल ग्लास का उन्होंने बनाया है कि बस मेरी आंखें पेपर तक रहे, मेरी आंखें इधर उधर ना जाए। लेकिन आप ये देखें सर कि हाँ। कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही में करनी चाहिए। हमारे सिंध का निज़ाम एजुकेशन जो है बड़ा वर्स्ट किस्म का है, सिर्फ बोटिया माफिया जो है वहाँ पे बड़ा एक्टिव होता है, तो ये चीज़ वहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं कि मोबाइल के साथ साथ ही आपको पेपर देना अलाउ है ना। मैं तो वहाँ पर एक सुन रहा था कि एक साहब ने बाकायदा कान का ऑपरेशन करवा डाला और उसके अंदर फिट करवा लिया एक आला जो उनको आवाज़ें आती रहें, और वो पकड़े गए फिर वो भी। इतनी महारत से चीटिंग करनी थी। महारत। तो ये अक्ल की ज़रूरत होती है नकल के लिए, जैसे सुहा ने कहा।
जब आप इस हद तक पहुंच जाएं कि आप ऑपरेशन करवा के कोई डिवाइस अपने अंदर कान के फिट करवा लें, एक्सट्रीम तो ये भी अक्ल की बात नहीं है, ख़तरे मोल लेते हैं। लेकिन बहरहाल उस्ताद बड़ी खुश है फ़िलीपींस की ये, और उसने कहा कि बच्चों ने जिस तरीके से इसको लिया, टोपियां बनाई, लेकिन यह है कि नकल नहीं की फिर। तो सबसे बड़ी बात यह है वो कामयाब हो गई अपने बच्चों को, खेल ही खेल में एक चीज़ भी मिल गई और इम्तहान भी सही तरीके पे हो गया। तो हरमीत की बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी कहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी हो, चाहे सिंध की बात हो या हमारे पंजाब में कोई बात हो, जहाँ भी नकल की बात आ रही हो, उसको रोकने के लिए कोई ना कोई टीचर को इनोवेटिव तरीका ज़रूर सीखना चाहिए। लेकिन सर आगे से बच्चों भी तो ऐसे मैच रिस्पॉन्ड करें ना, मतलब इन बच्चों ने जो टोपियां बनाई हैं हरमीत, हम जो वीडियो दिखा रहे थे उसमें तो ये था कि अब उसके बाद तो कोई गुंजाइश बाकी ही नहीं रहती चीटिंग करने की। मतलब टोपियां इस तरह से इर्द गिर्द से कवर किए हुए हैं आपको कि आप किसी के दूसरे के पेपर पे देख नहीं सकते। सर ये जो दूरबीन वाली है, इससे तो कोई चांस ही नहीं है ना चीटिंग करने का, इससे तो किसी और के पेपर पे आप देख ही नहीं सकते। थोड़ा सा अगर उस्ताद मेहनत करने वाले हों ना, तो और बहुत कुछ किया जा सकता है। मुझे याद है हम एमए जब कर रहे थे तो हमारे उस्ताद थे, वो आके शुरू में कहते थे कि आप अपनी किताबें खोल लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो सवाल देते थे तो सवाल इस तरह का होता था कि जितना हमने पढ़ा होता था उस सारे का निचोड़ देना होता था हमें, और वो किताब में नहीं होता नहीं, सवाल ही किताब में इतनी जल्दी नकल नहीं की जा सकती थी। तो मतलब यह है कि इस तरह की बात हो। बाहर जब मैं पढ़ता था, बाहर भी इसी तरह के होते थे, बड़े रिसर्च बेस्ड किस्म के वो सवाल हुआ करते थे और वो एनालिसिस मांगते थे हमसे, नकल नहीं मांगते थे। लेकिन कभी आपने चीटिंग की है? मेरा नहीं ख्याल हमें सर मैंने हमेशा चीटिंग करवाई है, दिल खोल के करवाई है। आपको पता है मैंने पेपर्स में अपने पेपर भी बच्चों को दिए, ये लो पकड़ लो, इसको देख के लिख लो, उसके बाद वापस कर लो। हरमीत से पूछते हैं, हरमीत आपने चीटिंग की है या करवाई है? नहीं, मैंने दोनों तरफ हाथ सही होला रखा था। मतलब ये नहीं है कि नहीं की है, थोड़ी बहुत की भी है और थोड़ी बहुत करवाई भी है। अच्छा, एतदाल से, बैलेंस ये से। हमारा सिस्टम जो है ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत, वही कोशिश तो होती रहती है ना कि कोई चांस मार दें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की खबर है, अगली टेक्नोलॉजी की खबर है। ऐसे साइंसदानों ने 4 पैरों वाला रोबोट बनाया है जो कि गोल कीपर है। वाह, ये बहुत कमाल है। और उसकी जो गोल रोकने की इस्तेदाद है वो 89% मेरे ख्याल में शायद है। और ये 4 टांगों के ऊपर ये है, ये फुदकता भी है, छलांग भी लगाता है, बॉल भी रोकता है, और ये कहीं इम्प्लीमेंट ही ना कर दें। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इंसान की जो इस्तेदाद है गोल रोकने की वो 67 या 68% है, और ये उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके इस्तेदाद है जिससे रोकने की काबिलियत है गोल को, वो ये बहुत ज़्यादा। और ये सर यूटिलाइज़ किया है इंग्लिश प्रीमियर लीग में, इसको हमने मतलब पहली दफ़ा इसको मौका दिया, और मौका देने के साथ सर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के जो साइंसदान है, रोबोटिक्स लैब के जो साइंसदान हैं, उन्होंने इसको काफ़ी फंक्शनल किया, बड़ी मेहनत की, इसको ट्रेंड किया, और ट्रेंड करने के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग में हमने मौका दिया। हमने देखा कि बड़े अच्छे से सर हम इसको, वजह से आप बता रहे हैं कि इंसानी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा कैपेसिटी है इस रोबोट की। लेकिन लो लास्ट क्रिकेट मैच में एम्पायर ने किया ना हमारे साथ, अब लगता है यहाँ पे भी रोबोट होना चाहिए। अंपायर की जगह होना चाहिए था जो कम से कम इतनी गलती ना करता। लेकिन बाइस ना होता। हाँ, दुख जो है वो सुहा का अभी तक चल रहा है कि अंपायर ने बड़ी बेईमानी की, गलत कल भी मैच है सर जिम्बाब्वे के साथ है पाकिस्तान का कल का मैच, और आज इंग्लैंड और आयरलैंड का मैच है, उसका भी तज़किरा थोड़ा सा कर लेते हैं। तो हम तो काफ़ी पॉजिटिव अभी तक हैं अब वर्ल्ड कप को लेके, अब देखिए क्या होता है। ऑल दो आगे बढ़ते हैं सर, अगली खबर क्विकली बताते हैं। हमारे पास बहुत एक लंबी लिस्ट है आप सबसे शेयर करने के लिए। 19 साल नौजवान ने 3 बच्चों की माँ से नहीं सर, 3 बच्चों की माँ से नहीं, दादी से वाह वाह वाह, दादी से मंगनी कर ली। अभी शादी नहीं हुई, कोई बात नहीं, अभी पूरा काम नहीं हुआ। इश्क ना पूछे दीन धर्म ते, इश्क ना पूछे जाता। अच्छा हाँ, ये बिल्कुल एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है इसकी। वो पुराने जमाने की कहावत थी कि ना इश्क दीन। दादी मुझे अमीर लगती है सर। मेरा भी ख्याल यही है, क्योंकि अच्छा दादी अमीर थी और ये छोटा बच्चा उनके घर आता था काम करने। मैं आपको बताती हूँ ना, पूरी स्टोरी बताती हूँ आपको। हाँ। उनके घर काम करने आता था, काम करता था, पौधे लगाता था, कभी कोई काम कर दिया, कभी कोई काम कर दिया। उस वक्त वो बहुत छोटा था। जब वो 17 साल का हुआ तो फिर दादी जान को ख्याल आया कि मेरी तो इससे एफिलिएशन बहुत ज़्यादा है, फिर बच्चे को भी ख्याल आया कि मेरी भी एफिलिएशन बहुत ज़्यादा है। तो दोनों ने इस चीज़ का फैसला किया कि अब हम मंगनी कर लेंगे। रिश्तेदार नहीं मानते थे, और सर ज़्यादा नहीं तो 37 साल का डिफरेंस है इन दोनों में, 37 साल का सर, 37। अब लोग इन्हें पागल कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम तो प्यार में पागल हैं।
हाँ बस ठीक है, मेरे ख्याल में डेली डोज इतना काफ़ी है। बहुत है सर, काफ़ी ज़्यादा हो गया, ओवरडोज हो गया। बाकी का करेंगे, डेली डोज हो गया, कल करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे। अभी हमें ब्रेक लेनी है, चले लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक थोड़ी सी बात कर लें इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी है उसके हवाले से। कितनी तैयारी है इस वक्त उनकी, कितनी तैयारी करके वो आना चाह रहे हैं। उन्होंने गर्चे ऐलान किया है कि इस बार वो डी चौक की तरफ नहीं जाएंगे, रेड जोन की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि जहाँ पे जजेस उनको कहेंगे वहाँ पे जो F9 पार्क मेरे ख्याल में जगह बनती है उस तरफ को वो जाएंगे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि एक बार जब वो इस्लामाबाद आ जाए तो फिर उनके जत्थे उस तरफ को नहीं जाएंगे। पिछले लॉन्ग मार्च की नाकामी की वजह उन्होंने ये कही कि उस वक्त उनकी तैयारी नहीं थी। जैसे मैंने शुरू में कहा, अब पता नहीं कितनी तैयारी के साथ वो आ रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, क्या सिर्फ प्रेशर डालने की टैक्टिक्स हैं, क्या हैं? जैगम खान मारूफ एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जैगम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप भी उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये इमरान खान साहब ने पिछली लॉन्ग मार्च की नाकामी पे तो कह दिया था कि जनाब हमारी तैयारी नहीं थी। अब उन्होंने अचानक ऐलान किया है, बहुत दिन तक वो टालते रहे, कहते रहे मैं करूँगा करूँगा करूँगा। अब फाइनली जिसके बारे में एक बात ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात का वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी कोई जो बैक चैनल पे गुफ्तगूएँ चल रही हैं वो कामयाब हो जाए, वो नहीं हुई। एक तो इस बारे में भी बताइए, और दूसरी बात ये कि ये ख़तरा तो मौजूद है वहाँ पे कि अगर वो एक बार इस्लामाबाद में अपने जत्थों के साथ दाखिल हो जाते हैं तो फिर उनको रोकेगा कौन? जी रऊफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, बैक चैनल जो है वो तो खुला हुआ है और वो इस बात का इतराफ़ भी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि गुफ्तगू हमेशा चलती रहती है, सियासतदानों के दरमियान चलनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे तो हमें मालूम नहीं कि ये गुफ्तगू सियासतदानों के दरमियान ही चल रही है या पाकिस्तान के दूसरे पावर प्लेयर्स भी शामिल हैं, या इमरान खान की गुफ्तगू सिर्फ पावर प्लेयर्स के साथ चल रही है और बराह रास्त सियासतदानों के साथ नहीं चल रही। लेकिन उनके ये रवैये की तब्दीली खुशायंद है और कोई हर्ज नहीं। उन्हें खुल्लम खुला मुलाकात करनी चाहिए दूसरे सियासी ग्रुप्स के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ, हुकूमत के साथ। उनको शाये नहीं होना चाहिए। इस वक्त जो उनका लॉन्ग मार्च है इसको भी आप उसी गुफ्तगू के साथ जोड़ सकते हैं। कितने अरसे में वो थ्रेटन कर रहे थे लॉन्ग मार्च को, लेकिन अपने लॉन्ग मार्च की धमकी पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे, तारीख पर तारीख दे रहे थे। और उसका मकसद यही मालूम होता था कि ये इस थ्रेट के ज़रिए वो उस तरह की डील हासिल कर सकें, उस तरह की बारगेन हासिल कर सकें जो उनके जहन में है, या बेहतर टर्म्स पर कोई उनको एक बारगेन, एक अच्छी डील मिल जाए। उस तरह की तो नहीं मिली, लेकिन मुज़ाकरात के रास्ते भी बंद नहीं हुए। इसका मतलब है अभी भी उन्होंने जिस तरीके से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है उसमें भी उनकी कोशिश होगी कि या तो इस्लामाबाद पहुंचने से पहले कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए या फिर इस्लामाबाद पहुंचकर हो जाए। वो ये जो कह रहे हैं कि अदालत जो कहेगी उसको मानेंगे, उसके पीछे आपको मालूम है जो 25 मई को उन्होंने जिस तरीके से बिहेव किया और उनकी पार्टी ने बिहेव किया कि अदालत आलिया के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह हुक्म के बावजूद उन्होंने डी चौक पर जाने की कोशिश की और अदालत अभी भी उनके ऊपर तौहीन अदालत का जो इल्ज़ाम है उसकी तहकीकात कर रही है। तहकीकात उनके लिए की जा रही है, अदालत के लिए, और अदालत उस केस को देख रही है, वो मौजूद है। तो अगर वो दोबारा इस तरह का काम करते हैं तो उनके लिए संगीन नताइज हो सकते हैं। एक बार फिर कोई तौहीन अदालत की बात हो सकती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जहां अदालत कहेगी, मेरा नहीं ख्याल कि अभी अदालत कहेगी। अदालत ने कह दिया, एग्जेक्टिव को कह दिया कि आपका काम है आप निपटें, और एग्जेक्टिव जो कानूनी तौर पर हुक्म देती है उसको मानना इमरान खान साहब के लिए ज़रूरी है। और अगर वो इस वक्त कहते हैं कि मैं डी चौक पर जा रहा हूँ, फिर तो उनको फैज़ाबाद पर रोका जाएगा, उनको कोई जगह भी नहीं दी जाएगी। तो ये उनका कहना इस वक्त का मौक़िफ़ कि नहीं, मैं किसी ऐसी जगह पे नहीं जाऊँगा, जहाँ अदालत कहेगी वहाँ जाऊँगा, तो ये वही तरीका हो सकता है जो उन्होंने 2014 में इख्तियार किया था कि एक दफ़ा शहर में दाखिले होने का रास्ता निकालें और जब वो दाखिल हो जाएं
तो फिर वो जगह बदलने की कोशिश करें, और जगह नहीं भी बदलते तो एक मुसलसल थ्रेट रहता है। F9 पार्क शहर के दूसरे हिस्सों से को बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, उसी सड़क पर ही वाक़ है जिस सड़क पर चंद किलोमीटर आगे जाकर डी चौक है। तो एक तो उनकी ये एक लाए अमल का एक तरीक़ाकार लग रहा है कि किसी तरीके से अंदर जाएं, लेकिन अगर वो स्मूथली अंदर चले भी जाते हैं। अच्छा ज़ेगम साहब, दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। आपको याद होगा कि 25 मई को खान साहब ने जब ऐलान किया तब भी आपको याद है कि लाहौर से बहुत सारे लाहौर के जो रहनुमा थे वो तो गायब हो गए थे, कहीं नज़र हमें नहीं आए। और अगर डॉक्टर साहिबा थी, डॉक्टर यास्मीन थी या दीगर कुछ लोग थे जो 100, 150 और 200 या 500 तक कह दें कि इतने लोग निकाले थे बड़े मुश्किल से, लेकिन वो भी हमें नज़र नहीं आया इस्लामाबाद में। तो एक तो ये सिचुएशन थी। फिर दूसरी बात ये कि गुज़श्ता जुम्मे को जब खान साहब की नाअहली का मामला सामने आया तब भी मैंने ग्राउंड पे देखा, फैज़ाबाद में मैं गया तो वहाँ पे 200-300 लोगों के अलावा इतना कुछ लोग नहीं आए निकले थे। तो ये सूरत हाल आप कैसे देखते हैं कि लोगों को, क्राउड को निकालना कितना मुश्किल होगा खान साहब के लिए, क्योंकि ऑलरेडी तजुर्बा वो कर चुके हैं 2 दफ़ा, और 2 दफ़ा हमें कहीं ना कहीं आवाम ना निकलने वाली जो वीडियोज़ हैं, वो जो विजुअल्स हैं, वो हम आवाम के सामने आ भी चुकी है। जी हरमीत साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो क्राउड पुलर हैं, जहाँ वो खुद मौजूद होते हैं तो बहुत अच्छा क्राउड वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ कोई कॉल देते हैं मुल्क गिर एहतजाज की, या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें तवक्को की जाती है कि उनके हामी कोई लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में पूरे पाकिस्तान में बाहर निकलेंगे, तो वो नहीं निकलते। ये पाकिस्तान का अमूमी मिजाज बन गया है कि पाकिस्तानी अब वोट पर फैसला करना चाहते हैं, वो सड़क पर आकर, बाहर आकर तशद्दुद से फैसला नहीं करना चाहते। ये चंद सियासतदान और चंद गिरोह हैं जो इस तरह करना चाहते हैं। मैं PTI की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ। लेकिन अवाम का ये मिजाज नहीं है। इमरान खान अगर खुद होंगे तो वो क्राउड तो कुछ ना कुछ ले जा सकते हैं। 25 मई उनके लिए बहुत मायूस कुन था, तादाद भी उनके साथ कम थी, और वो उस तरह की सख्ती की तवक्को नहीं कर रहे थे जिस तरह की सख्ती उनको इस्लामाबाद में मिली। अब उनको एक एडवांटेज ये है कि उनके पास पंजाब की हुकूमत है, और फैज़ाबाद तक तो उनको कोई रुकावट नहीं है। लाहौर में तो ज़ाहिर है बिल्कुल नहीं है, वो क्राउड इकट्ठा करेंगे तो कोई हुकूमत एक्शन नहीं लेगी, और फैज़ाबाद तक तो उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। अब फैज़ाबाद में ज़ाहिर है वो फैज़ाबाद तक बड़ा क्राउड ला सकते हैं। और आप ये जहन में रखिए कि जो 2017 का धरना था, जो पाकिस्तान का एक बहुत ही ख़तरनाक धरना था, वो फैज़ाबाद पर ही हुआ था, जहाँ पे पिंडी और इस्लामाबाद का संगम है। मैं TLP के जो खादिम रिजवी साहब का धरना है उसकी बात कर रहा हूँ, वो फैजाबाद से आगे नहीं गया था। लेकिन ये कहिएगा कि चले क्राउड इकट्ठा फॉर एग्जांपल हो भी जाता है, फॉर इंस्टेंस हम सपोज करते हैं कि हमेशा ऐसा होता है कि इवेंट ही समझा जाता है PTI के धरने या जलसे को या लॉन्ग मार्च को, तो लोग बड़ी तादाद में आ जाते हैं। लेकिन एक्शन की रिएक्शन की अगर बात की जाए तो नाअहल होने पर कोई खासा रिएक्शन जो है वो इमरान खान या PTI की तरफ से नहीं आया था। अपने मुजाहिरीन से कहा कि आप लोग बाहर निकले, वेरी गुड, अब आप लोग पुरअमन तरीके से अपने घर वापस चले जाएँ। लेकिन अब लॉन्ग मार्च की कॉल वो दे चुके थे या कह चुके थे, तो उसको जस्टिफाई करना ज़रूरी था, इसलिए बस डेट दे दी। खानापुरी की है, या आपको क्या मकासद लगते हैं इसके पीछे? भी कोई एंड करने की उन्होंने डेट नहीं दी, वो कहते हैं कि बस हम जाएंगे और बस लॉन्ग मार्च करेंगे। क्या वो धरने में बदल सकता है? क्या उनकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? मेरे ख्याल में खानापुरी तो नहीं की। अगर खानापुरी करनी होती तो भी डेट देते रहते, क्योंकि ये ट्रम्प कार्ड है। ये बहुत ही एक सख्त किस्म की खेल है जिसमें अब वो दाखिल हुए हैं, जिसके नतायज दोनों तरफ जा सकते हैं। उनको एक अच्छी डील भी मिल सकती है, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वो एक हेड ऑन, एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ले रहे हैं। और इस वक्त एक अमकानात का दरवाज़ा खुलता है जब इतने लोग इकट्ठे होते हैं जिनको उन्होंने इतने अरसे से इतना चार्ज भी किया हुआ है, इतना गुस्सा दिलाया हुआ है, एक लेवल पे इंसाइटमेंट टू वायलेंस भी की हुई है। तो फिर वो क्राउड जो है वो ज़ाहिर है कुछ कर भी सकता है, उसके रिएक्शन में भी कुछ हो सकता है, और उसके नतीजे में पूरे मुल्क में हालात भी ख़राब हो सकते हैं। ये तो हमें जहन में रखना चाहिए। अब वो जो एक पॉलिसी बता रहे हैं स्लो चलने की, उसका एक मकसद ये है कि बजाय इसके कि वो फौरी तौर पर कुछ करें, वो एक रास्ता अपने लिए खुला रखना चाहते हैं कि अगर उनको कोई फेस सेविंग मिलती है, मतलब सब कुछ नहीं भी मिलता लेकिन कुछ इतना मिलता है जो उनके लिए काबिल कबूल हो, फेस सेविंग मिलती है, तो वहाँ से वो वापस हो सकें। तो यहाँ से शुरू करके वो एक ओपन एंडेड करना चाहते हैं। और धरने की ख़ास तौर पे बात इसलिए बड़ी मुश्किल मुझे लग रही है कि इस्लामाबाद में इस वक्त भी बड़ी सर्दी आ चुकी है।
रात को अभी भी मुझे लाहौर में मालूम नहीं आप कंबल ले रहे या नहीं ले रहे, हम तो अब यहाँ पे कंबल काफी दिनों से ले रहे हैं और रात तो मुझे हीटिंग की भी जरूरत यहाँ महसूस हो रही थी। ठीक। तो खुली जगह पे और F9 जैसी एक खुले पार्क में वहाँ पे एक क्राउड को मेंटेन करना रखना ये भी बहुत चैलेंज होगा। तो मौसम भी इस दफा उनके खिलाफ है, एक लंबा धरना, इसलिए वो धरने का अभी तक नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं लॉन्ग मार्च के थ्रू। और मेरे ख्याल में उनका मकसद ये होगा कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए और ऐसे वक्त में को बहुत अपना नुकसान करना, जबकि इलेक्शन किसी सूरत में अपने टाइम पर भी हो तो बहुत दूर नहीं है, तो उस सूरत में मेरे ख्याल में अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेना उनके लिए अच्छा नहीं होगा और शायद उनके जहन में भी ये बात ज़रूर होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सी बातें हैं जो उनके जहन में होंगी, मतलब इलेक्शन उनको मालूम है इस तरीके से नहीं होगा। लेकिन एक बात जो कल शायद खाकान अब्बासी ने भी कही कि ये जो अगर रिवायत पड़ जाए कि जत्थे आएँ और वो अपनी मर्ज़ी से कहें कि हुकूमत हमारी हो और हमें इलेक्शन की डेट तय करने का अख्तियार हो, ये रवायत बहुत बुरी है। हालांकि ये रवायत कुछ अर्से से पड़ चुकी, मतलब हर एक जत्था इकट्ठा होता है। आपने जैसे अभी खादिम रिजवी वाले उसकी बात की और वो जाके कहते हैं हमारी मर्ज़ी की चीज़ें होंगी तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। तो ये रवायत अगर इमरान खान डालते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें करवा लेते हैं जो नापसंदीदा होती हैं, तो फिर आपके ख्याल में नुकसान कितना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। ये जो धरने शुरू हुए थे 2013 में चले जाइए, जब अल्लामा ताहिर अल कादरी साहब ने पहली दफ़ा ये धरना टेस्ट किया था, या उनके ज़रिए से ये टेक्नोलॉजी जो है धरने की, ये पहले इसकी प्री टेस्टिंग करवाई गई थी। उस वक्त से अब तक हुआ ये है कि इस धरनों ने स्टेट की कमज़ोरी को एक्सपोज किया है और पाकिस्तानी रियासत को दुनिया की नज़र में एक मजाक बना कर रख दिया। जो पूरी इसके पीछे थिंकिंग है या इसके पीछे जो आपको बताया जाता है, वो ही बहुत एक अजीबो गरीब बात है कि चंद हज़ार लोग या चंद लाख लोग आकर ये कहें कि हम कैपिटल में आ गए हैं, हम 22 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, तो हम जो चाहते हैं वो होना चाहिए। अगर यहाँ 10 लाख लोग भी आ जाते फ़र्ज़ कीजिए, तो क्या वो 10 लाख लोग जो हैं वो 22 करोड़ लोगों के नुमाइंदा हैं? उनके बिहाफ पे वो फैसला किया जा सकता है जिसको करने का हक 22 करोड़ लोगों का है। आखिरकार 10 लाख लोग भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी ही के लोग होते हैं ना, और यहाँ तो 1 लाख भी बहुत बड़ी बात है। अभी भी ये ले आए, बहुत बड़ा क्राउड भी ले आए, तो वो 1 लाख से कम ही होगा, 50,000 से 1 लाख। अभी तक धरने जो बड़े धरने भी थे वो 25,000 से 50,000 के दरमियान, वो भी ख़ास मौके पे मुसलसल नहीं वो रहे हैं, और छोटे धरने जो बड़े ख़तरनाक धरने थे तो चंद 100 लोगों के भी थे। तो ये मेरे ख्याल है हुकूमत के लिए, रियासत के लिए, जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है। अवाम को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है। अगर 22 करोड़ लोगों को कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो 350 लोग हैं जो कौमी असम्बली में बैठते हैं। अच्छा, हक हासिल है। एक क्विक ब्रेक लेनी है, हम साथ ही रहेगा। हम आते हैं ब्रेक के बाद, इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से और जैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैगम, लिबर्टी मार्केट से इन्होंने लिबर्टी चौक से आगाज़ करने का ऐलान किया है इमरान खान साहब ने, और कहा है वो खुद मौजूद होंगे, और फिर जीटी रोड से उन्होंने कहा हम सफ़र तय करेंगे। इमरान खान साहब की आपने पहले भी बात की है, मौजूदगी से फ़र्क पड़ता है, क्राउड पुलर है। लिबर्टी चौक में आप उम्मीद करते हैं कि लाहौर से ही सबसे ज़्यादा लोग इनके साथ चल पड़ेंगे और रास्ते से इकट्ठे होते चले जाएंगे जब इमरान खुद होंगे? और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से यहाँ से आपने कहा फैसिलिटेशन तो ज़रूर होगी पंजाब गवर्नमेंट की, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत है, वहाँ से भी लोगों के आने का इम्कान है। तो ऐसी सूरत में क्या ज़्यादा बड़े जत्थे हो जाएंगे? देखिए रऊफ, अब ये जो नंबर्स की बात है ना, ये बहुत डिसेप्टिव है। क्योंकि नंबर्स के देखने से या नंबर को गिन तो नहीं रहा होता, उससे पता नहीं चलता। जो नंबर्स नज़र आते हैं वो तो आते हैं टेलीविजन कैमरास पर। 22 करोड़ लोगों ने वो देखना है जो कैमरास पे नज़र आता है, और कैमरास का कमाल ये हो गया है कि चंद 100 लोग भी आपको लाखों लोग नज़र आते हैं। और अभी तो आप देखिए पार्टीज़ ने, ख़ास तौर पे पीटीआई ने ये कह दिया है कि आप सिर्फ हमारी फीड इस्तेमाल करें। वो इंडिपेंडेंट कैमरामैन को आने की इजाज़त भी नहीं देते, अक्सर चैनल्स की, बल्कि तमाम चैनल्स की बाज़ौक़ात कोई गाड़ी, कोई कैमरा मौजूद नहीं होता। पीटीआई के अपने कैमरा फीड करते हैं, कैमरा टेक्निक्स को आप एक्सपर्ट हैं,
मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कैसे इस पर प्ले किया जाता है। तो ये तो हज़ारों का लाखों में बनना और लाखों का मिलियंस में तब्दील होना वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स हैं उस हिसाब से मेरे ख्याल में लाहौर का भी उनका जो इज्तिमा है वो इम्प्रेसिव होगा। लाहौर के अंदर उनका जुलूस भी इम्प्रेसिव होगा। वो एक बहुत मकबूल लीडर हैं और लाहौर में भी मकबूल हैं और वहाँ से शुरू कर रहे हैं जहाँ से उनकी बेस बड़ी अच्छी है। लिबर्टी वाला इलाका जो निस्बतन खुशहाल इलाका है, लेकिन इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी कम खुशहाल लोगों में भी हो चुकी है कि सब लोग उनके साथ नहीं जाएंगे। यहाँ से निकलने वाले सियासी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा अपने सहाफ़ी दोस्त हमारे भाई अरशद शरीफ के आपके वाले साहब आपसे बात करना चाहूँगा। कल दो चीज़ें बड़ी अहम थी। एक तो इमरान खान साहब का जो बयान था कि ये जो है ये टारगेट किलिंग है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाने की बातें भी हो रही हैं और साथ साथ में अगर कोई कमीशन बनता है तो इसमें खान साहब की स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होगी। और दूसरी बात, इन हालात में कि इस वक्त एक तमाम तर साफ़ी जो हैं, चाहे नज़रिया इख्तिलाफ हम सब का अलग अलग हो सकता है, हमारी सोच अलग हो सकती है, हमारी फ़िक्र अलग हो सकती है, लेकिन इस किस्म की अगर किसी का मर्डर हो जाए, इस किस्म की शहादत हो जाए तो उस पर तकलीफ़ सबको पहुँचती है। लेकिन इस पर मरियम नवाज़ साहिबा कल जो रीट्वीट था उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं ये समझता हूँ कि इस मसले पर इस तरीके से सियासत करना कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी है उसको हम सियासी नैरेटिव से, साजिशी बयानियों से और इल्ज़ामात से पुर करें, ये बहुत अफसोसनाक है। हमें मालूम है कि हमारे एक साथी की वफ़ात हुई है, हम उसको शहादत कह रहे हैं, ठीक है, और एक ऐसे सर्कमस्टांसिस में हुई है जिसमें बहुत से हमारे लिए सवालात हैं। एक गैर मुल्की पुलिस ने उनको एक बैरिकेड पर उनकी ज़िंदगी ली है और वो उस चीज़ को ओन कर रही है वो हुकूमत, और वो हुकूमत ये कह रही है कि हमारी पुलिस से गलती हुई है। लेकिन हमारे बहुत से सवालात हैं जिनके हम जवाबात चाहते हैं केनियन गवर्नमेंट से और केनियन पुलिस से, और हम इसके पीछे भी जाना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो मुल्क छोड़कर ही क्या गए थे, उनको क्यों ऐसी मजबूरी क्या पड़ी थी। और इन सब सवालात के जवाबात हमें प्रॉपर फोरम से चाहिए। केनिया के अंदर इन्वेस्टिगेशन से चाहिए, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेशन से चाहिए, हो सके तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन से चाहिए, और हमें उस पर गुफ्तगू भी करनी चाहिए और ऐसी इन्वेस्टिगेशंस के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन कंक्लूजन्स पे जंप करना, जिस तरह से इमरान खान साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे मालूम है तो बता देना, FIR दर्ज कराएं। अगर उन्हें मालूम है कि कोई जान लेना चाहता था और कौन जान लेना चाहता था, तो ये कोई इल्ज़ाम बाजी तो काफ़ी नहीं है। यकीनन इस सब पे एक तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात का बाकायदा आगाज़ जो किया गया है उसको एज सुन एज पॉसिबल ट्रांसपेरेंट करके, जो कि उनकी फैमिली का मुतालबा किया कि अगर कमीशन बनाई है और वह तहकीकात करेगी तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अवामी होनी चाहिए, ताकि आम आवाम को भी पता चल सके। सर आपका बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त दिया, और हमने क्विक ब्रेक लेनी है, न्यूज़ ब्रेक है, न्यूज़ देखकर आप वापस हैं, शो को आगे लेके चलते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। थोड़ी सी लंबी ब्रेक थी, न्यूज़ ब्रेक हमारी होती है। हमारे साथ अतीक आफरीदी साहब इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। हरमीत के साथ ओनर हैं एक्ट्स ऑफ काइंडनेस के, और ये जो लोगों की ज़रूरियात हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी पूरा करने में आगे होते हैं, पेश होते हैं। ओवर टू यू हरमीत, आपके साथ हैं मेहमान। जी अतीक अफरीदी, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे अगर हम देखें तो मैं आपसे पहला सवाल ये करूँगा, ज़ाहिर बात है सैलाब की तरफ आएंगे भी क्योंकि बहुत सारी तबाहकारी हैं, बहुत सारे ऐसे हालात और जो वाक़यात हैं, फिर हम देखें बच्चों को या वहाँ के लोगों को तो बहुत सारी तबाहकारियाँ हैं, लेकिन एक्ट ऑफ काइंडनेस इसका बनाने का मकसद क्या था? और ये मैंने उमूमन देखा है क्योंकि अक्सर मैं आपको देखता हूँ कि सड़कों पे किसी को खाना खिलाना या ब्लड के हवाले से डोनेशन है, तो ज़्यादातर आपके साथ स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो ये क्या सिलसिला चलता रहता है आपका और बनाने का मकसद क्या था? जी बिल्कुल, 23 मार्च 2016 से हमने वॉल ऑफ काइंडनेस से एक्ट्स ऑफ काइंडनेस पाकिस्तान का आगाज़ किया, और इनिशियली हम 3-4 लोग थे, हम दोस्त थे जो हमने शुरू किया, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अक्रॉस द कंट्री इन मल्टीपल सिटीज़ हमारे पास 7000 तक रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स हैं, और जिनमें मोस्टली स्टूडेंट्स हैं और यंग प्रोफेशनल्स हैं। और हम अपनी मदद आपके तहत लाइक फंड्स रेस करके अपने सोशल सर्कल से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से
तो ये सारा कुछ कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि आप लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं, फूड ड्राइव्स करते हैं, तो हमने उस तरह फिर प्रोजेक्ट्स अपने बनाए हैं, प्रोजेक्ट वाइज हमने उनको डिवाइड किया है। जैसे मेड खिदमत है, उसमें हम फ्री मेडिकल कैंप्स करते हैं, आर-फ्यूजन में हम ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं। इसके अलावा रमज़ान मेहरबान के नाम से जो हमारा है, उसमें हम दस्तरखान करते हैं, रमज़ान में राशन देते हैं लोगों को। इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई हमें केस आता है, चाहे किसी को मेडिसिन की ज़रूरत हो, चाहे किसी को ब्लड की ज़रूरत हो, चाहे किसी का ऑपरेशन हो, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो उनके लिए हम इसी तरह अपनी मदद आपके तहत अपने सोशल सर्कल के थ्रू लाइक फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इसी तरह हम उसको फंड्स रेज करके तो सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा अतीक, बहुत सारे हालात जो हैं सैलाब के हवाले से अगर हम देखें, बहुत सारे ऐसे इलाके जो हैं अब तक भी वहाँ पे पानी जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, पानी में घर अभी भी डूबे हुए हैं। अगर हम देखें, आप ये बताएं कि आपकी टीम कौन कौन से इलाकों में गई और क्या क्या चीज़ें आपने जो देखी जिस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल हरमीत, हम ने एक तो मेडिकल कैंप्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लैग कर रही थी इन जगहों पे। हमने नौशहरा, चारसदा, DI खान, इसके अलावा अपर दीर में कलकोट हो गया, अतरोड़ हो गया, जो कि कलाम से बिल्कुल काफ़ी वीक्स के लिए कट ऑफ हो गया था और उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी राशन के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से। और वहाँ पे एक मौसम बड़ा इंटेंस होता है, अभी विंटर्स आ रहे हैं, तो उन चीज़ों की काफ़ी उनको ज़रूरत है, गर्म कपड़ों की। राजनपुर हम गए, अभी हम रिसेंटली सिंध में दादू और सेवन शरीफ में हम गए, वहाँ पे हमने मेडिकल कैंप्स किए, जो कि हमें ख़ुद भी नहीं पता था। हम मीडिया पे देख रहे थे या जो वीडियोस देख रहे थे, हम शायद सोच रहे थे कि अभी सेटल डाउन हो चुकी होंगी चीज़ें, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं था। अभी तक 4 से 5 फीट तक पानी खड़ा है, दूर दूर तक आप जहाँ देखें पानी ही पानी है। और जो डिजीज़ हैं, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, वो इतना पीक पे है कि 70 to 80% पॉजिटिव मलेरिया केसेस हमारे पास आए थे सेवन शरीफ में। तो वो लोग ऑलरेडी, एक तो मल न्यूट्रिशन है बच्चों में और उनके पास उस तरह से वसाइल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी तक लोग रोडों पे हैं, टेंट्स में रह रहे हैं, सर्दी आगे ऊपर से, तो उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और बहुत ही एक लाइक अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे कि मुझे वहाँ कहीं भी गवर्नमेंट नज़र नहीं आई, वहाँ पे कुछ भी नहीं करे। अगर जो करें तो वो भी इसी तरह दावे तो बहुत गवर्नमेंट कर रही है कि हम वहाँ पे ये काम करें, फलानी जगह हमने ये डोनेशन दी, इतने करोड़, इतने अरब रुपया दे दिया। हकीकत क्या है, आप थोड़ा सा ये बताएं। सर हकीकत मैं वही बता रहा था कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अगर देखा जाए तो वहाँ पे यही निजी जो इदारे हैं या वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ NGOs हैं, उनके टेंट सिटीज़ कायम थे। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कई 1-2 टेंट नज़र आएंगे, नहीं तो और कुछ भी नहीं है। लोगों से हमने पूछा, लोगों से हम मिले, तो वो कह रहे थे कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं, तो हम अपने इन बच्चों को पढ़ाएं कैसे, उनको पहनाएं कैसे। वो उसी तरह एक ही जोड़ों में बाहर आए हैं। काफ़ी लोग तो अभी अंदर भी पानी में, लाइक गाँव के अंदर पूरे के पूरे गाँव डूबे। वहाँ पे मैं अगर बात करूँ, महड़ एक इलाका है डिस्ट्रिक्ट दादू सिंध में, तो वहाँ अभी तक लोग अंदर लाइक पानी में हैं वहाँ पे, क्योंकि वो घर तो सारा छोड़ नहीं सकते, अपने बाकी चीज़ें होती हैं। तो अब बीमारियों की बात कीजिए, खासकर अगर हम देखें मलेरिया, दीगर बीमारी, लेकिन वहाँ पे जो बात आप कर रहे हैं कि मेडिसिन की बेहद ज़रूरत है, तो आपने किस किस्म की बीमारी जो है वो बढ़ती जा रही है, खासकर बच्चे कितने अफेक्ट हो रहे हैं इस वक्त? इसमें हरमीत अगर देखा जाए तो बच्चे और वेमेन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। बच्चों का तो मल न्यूट्रिशन क्या, उधर उस तरह से ग़िज़ा उनको नहीं मिलती, उनको डाइट उस तरह से नहीं मिलती, तो ऑलरेडी मल न्यूट्रिशन का शिकार है। और इसके अलावा फिर अभी ऑब्वियसली गंदा पानी खड़ा होता है, उसमें मच्छर आते हैं, मलेरिया काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फैला हुआ है, डेंगू है, टाइफाइड है, हैज़ा है। और फिर अगर बात की जाए प्रेग्नेंट वेमेन की, तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है कि वहाँ पे ऑलरेडी एक तो रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमें लाइक डिफरेंट रूट से ट्रैवल करके हम वहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे साथ मेडिकल टीम थी, मैं हैदराबाद से और कराची से हमने पिक की थी, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं। तो वहाँ पे यही उनके मसाइल हैं और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लाइक ये नहीं है कि कम हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सर्दी आ रही है आगे और ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम बाकी चीज़ें ज़्यादा होंगी। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे गवर्नमेंट को और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू उनको एक लाइक क्विक एक्शन और एक प्रॉपर प्लान देना चाहिए, नहीं तो ये पानी तो महीनों तक मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी रोज़ साहब जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे इमरान खान साहब कहते हैं कि 13 अरब रुपए इकट्ठे हुए थे टेलीथॉन से, जो उन्होंने मुख्तलिफ टेलीथॉन किए, वो कहीं लगते नज़र आते हैं आपको? सर हम तो उससे पहले भी लाइक गए थे, जो ये टेलीथॉन वगैरह खैर उन्होंने नहीं किया था उन इलाकों में। लेकिन मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं
नौशहरा और चारसदा की, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली काफ़ी अच्छा काम किया गया था। उनको लोगों को एवैक्यूएट काफ़ी जल्दी कर लिया गया था। वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने काफ़ी लाइक क्विक एक्शन, और पूरी रात में उन दिन जब वो कोई बंद टूट गया था, नौशहरा और चारसदा ज़ारियाब आ रहा था, तो उस दौरान मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में भी था। मेरे कुछ दोस्त हैं ऑफिस में उधर, तो वो मैं बता रहे थे कि पूरी रात लाइक हम नहीं सोए और लोगों को उन्होंने ज़बरदस्ती निकाला और लाइक उनको फूड वगैरह वहाँ पे पहुंचाया। बहुत ज्यादा जो ज़िया होना था जानों का या वो नहीं दीगर हुआ। माल मवेशी का, वो नहीं हुआ। अच्छा, आप दो चीजें, आप सिंध में भी गए हैं, आप बलूचिस्तान में गए हैं, दोनों की क्या कंडीशन है इस वक्त? सिंध में क्या सिंध की गवर्नमेंट बड़ी दावे करते हमें वो भी नजर आ रही है, वफाकी हुकूमत तो कर रही है, लेकिन सिंध की हुकूमत भी कर रही है। बलूचिस्तान में क्या हालात आपने देखे? थोड़ा सा ये बताइए कि वहाँ पे गवर्नमेंट कितनी एक्टिव है, या जो तंजीमें हैं उनको किन किन मुश्किलात का सामना है इस वक्त वहाँ पे? सर अगर कहीं भी देखा जाए तो गवर्नमेंट कहीं भी लाइक नज़र नहीं आ रही। दावे तो हम वो शुरू से सुनते आ रहे हैं और आगे भी शायद सुनने को मिलेंगे, लेकिन वो एक जो सिंसियर एफर्ट्स होती है वो नज़र नहीं आ रही। जो ज़रूरत है उन लोगों को वो नज़र नहीं आ रही कहीं भी। आप जहाँ भी जाइए आपको जो गिने चुने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करे, और जिस तरह रिजिलियंटली इस कौम ने रिस्पॉन्ड किया इस फ्लड के हवाले से, अगर ये काम जो कि गवर्नमेंट का बनता है अगर वो करती और ये मिल के हम सारे करते तो हम लाइक तबाकारियाँ कम हो सकती थी, उन लोगों को जल्दी अपने घरों तक पहुंचाया जा सकता था। लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं वो महीनों तक वो पानी तो पहले खुश्क होता नज़र नहीं आ रहा, और दिन ब दिन इनके मुश्किलात इसी तरह बढ़ेंगे और अच्छा, ये बताइएगा, वो बेकाबू होते चले जाएंगे अगर इस सूरत। लीजिए सोहा। अतीक ये बताएगा कि ऑब्वियसली अगर हम सैलाब ज़दा इलाकों की बात करें या सैलाब ज़दगान की बात करें तो वो कोई भी तंजीम हो, हुकूमती हो या प्राइवेट हो, हर कोई कोशिश कर रहा है उनकी मदद करने की। उस कोशिश में कई लोग कामयाब है और कई अभी तक नाकाम, हुकूमत ख़ास तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। लेकिन अगर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस की स्पेसिफिकली बात की जाए तो सैलाब के अलावा ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो मुख्तलिफ शहरों में आप चला रहे हैं, जिसके तहत हमने स्पेसिफिकेशन आपकी फर्म की ये देखी है कि आप लोग तलबा को इकट्ठा करते हैं जो कि वॉलंटियर्स होते हैं और वो काम करना चाहते हैं नोबल कॉज के लिए, मुआशरे की बेहतरी के लिए। किन किन प्रोजेक्ट को आप बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे चुकी हैं और कौन कौन से मजीद करना चाहते हैं एक्ट ऑफ काइंडनेस के प्लेटफॉर्म से? जी बिल्कुल सोहा, मेड खिदमत हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम फ्री मेडिकल कैंप्स करते हैं, और इसके अलावा हेल्थ अवेयरनेस सेशंस जिस तरह इंटरनेशनल डेज होती हैं, लाइक जिस तरह हार्ट डे हो गया, स्ट्रोक डे हो गया, या ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस हो गया, इसी तरह हम ये कैंपेन्स भी इसके साथ लेके चल रहे होते हैं। अभी तक हमने 84 फ्री मेडिकल कैंप्स किए हैं जिसमें हमने 60,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को सर्व किया विद फ्री मेडिकल चेकअप, फ्री मेडिसिन एंड लेबोरेटरी टेस्ट, जिनमें हमारे पास शुगर होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और मलेरिया होता है। और मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से एक तो पब्लिक न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और एक पॉजिटिव इमेज, एक यूथ का पॉजिटिव इमेज वो दिखा रहे हैं यूथ का पाकिस्तान का, कि यहाँ पे जो हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ तकरीबन 300 के लगभग डॉक्टर्स ऑन बोर्ड हैं, और सारे हमें वॉलंटरीली ज्वाइन करते हैं। लेकिन हम में से कोई सैलरी नहीं लेता, हमारे कोई ओवरहेड्स नहीं होते, हमारी कोई ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं है, तो वो हमें ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टूडेंट्स हमारे साथ वो तो हज़ारों की तादाद में हैं। तो ये हम सारा एक मिल के लाइक अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्टिव सिटीजनशिप का, सिटीजन्स का रोल अदा करके तो हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। और जैसे कि अभी आपको पता है अक्टूबर चल रहा है, पिंक अक्टूबर जिसको कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो हम जहाँ जहाँ मेडिकल कैंप्स भी करें तो उसके साथ साथ हम डॉक्टर्स को उधर जो उनको गाइड करते हैं कि आप उनको कम्युनिटी को ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी खासकर खवातीन को गाइड करें, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी और इस तरह कम्युनिटी भी हम उनको लेके चल रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, मैं खुद भी देखा है, ग्राउंड पे भी आपको देखा है। जी रोह साहब। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक सैलाब ज़दगान की बात है, शुरू में तो गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव नज़र आती थी, कैंपेन भी चलाई गई, लेकिन वो कैंपेन टीवी से बंद हो गए, ख़त्म हो गई हैं तकरीबन। और इसी तरह से जो बाहर के ममालिक हैं उनको अपील की एक सूरत थी जो शुरू में नज़र आई, अब वो भी नज़र नहीं आ रही। ना तो बाहर से अपील उस तरह से आई है, ना पाकिस्तानी आवाम को मोटिवेट किया गया। तो ये आपको हुकूमत की नाकामी नज़र नहीं आती ऐसे में? सर बिल्कुल इसी पे गौर करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले भी बात की है कि हम खुद समझ रहे थे कि शायद चीज़ें सेटल डाउन हो गई होंगी, लोग घरों को लौट गए होंगे, लेकिन वो उसके बरक्स है। हम वहाँ पे गए तो अभी तक लाइक पानी ही पानी, आपको और कुछ नज़र नहीं आएगा। रोड्स टूट फूट का शिकार हैं, आधे घंटे का ट्रैवल हो गया तो आपको 3 घंटे घूम के कहीं और से आना होगा, और वो भी रोड्स का लाइक बुरा हाल है। और यही बात है कि लोग जिस तरह कहते हैं कि ठंडे पड़ गए, भी वो हुकूमत तो ना पहले उस तरह से कोई सीरियस
नेशनल शो की थी, अभी तो बिल्कुल ही उधर कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो अल्लाह के आसरे पे बैठे हैं। तो हमने उनको कहा कि आप लोग लाइक बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, वो कहते हैं कि हम पढ़ाएं कहाँ से इनको, यहाँ पे तो हमारे पास खाने के नहीं है, पहनने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं है। अक्सर हमने लाइक लोगों को देखा कि वो बाइक्स पे मरीजों को लेके जा रहे हैं, या जो लाइक प्रॉपर गाड़ी नहीं होती उनमें मरीजों को लेके जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लाइक बुरे हालात है वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में अब अगर हम देखें गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, जो गैर सरकारी तंजीमें जैसे आप हैं, बहुत सारे अलखिदमत का भी नाम इसलिए लूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, बहुत सारे और तंजीमें भी हैं वो भी काम कर रहे हैं। अब जाहिर बात है कि बच्चों को तो पढ़ा इस हालत में है नहीं सकती, क्योंकि पेट जो है भूखा है, वहाँ पे न ऊपर छत है न उनके पास गर्म बिस्तरा है। तो क्या क्या ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिस पर अगर ज़्यादा काम किया जाए, खासकर अब सर्दियाँ आ रही हैं, आप वहाँ पे गए ब्लैंकेट ना होने के बराबर है, फिर बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके पास बच्चे हैं, तो आप समझते हैं कि किन चीज़ों पर अब इमरजेंसी होनी चाहिए, इमरजेंसी की सूरत में वो तमाम चीज़ों पर काम होना चाहिए ताकि वो ज़रूरत पूरी हो सके, ताकि ये जो मामलात हैं ये ख़राब होने की तरफ ना जाएँ? बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो ये है कि उनको प्रॉपर शेल्टर दिया जाए। वो टेंट्स भी अगर देखे जाएँ तो वो टेंट्स भी रहने के काबिल नहीं है, वो बारिश को उस तरह से नहीं रोक सकते, और वहाँ पे उन इलाकों में धूप भी ज़्यादा होती है। अभी तो चलो विंटर्स आ रहे हैं। इसके अलावा फूड का बहुत बड़ा मसला है, लाइक बच्चों को प्रॉपर हाइजीन नहीं मिल रही, जो प्रेग्नेंट वमेन है उनको उस तरह से अगर ग़िज़ा ना मिले तो ऑब्वियसली मल न्यूट्रिशन का शिकार होंगे बच्चे, तो वो ऑलरेडी एक पूरी नस्ल उसी तरह फिर आपकी मल न्यूट्रिशन और उसमें जारी होगी। और जैसे मैंने पहले बात की मेडिसिन की, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ तो बिल्कुल ही वहाँ पे हॉस्पिटल्स का आपको पहले अंदाज़ा है कि क्या हालात हैं। तो अभी तो इन हालात में उधर ना उनके पास मेडिसिन हैं, ना उनके पास फूड है, ना प्रॉपर शेल्टर है, आगे विंटर्स आ रहे हैं, ना उनके पास गर्म कपड़े हैं, क्योंकि लोग जल्दी में निकल आए थे, तो उस तरह से उनके पास ना किसी के पाँव में जूते हैं प्रॉपर, ना उस तरह से कपड़े हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में इस पर क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, नहीं तो और ये कि बीमारियां फैलने का खदशा, और बल्कि वहाँ पे डेथ्स भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हुई ड्यू टू मलेरिया एंड डेंगू। अच्छा, जो टीम्स आप लेके गए वहाँ पे और बहुत सारी मेडिकल टीमें आपके साथ गई, तो हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वीडियोज़ में हम देख रहे हैं पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा और डॉक्टर की तादाद कहीं ना कहीं कम नज़र आती है। बहुत सारे ऐसे नौजवान डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स, उनकी ख्वाहिश भी है कि वो जाके इन इलाकों में काम करें। तो अगर वो आपके साथ मुंसलिक होना चाहते हैं, आपके एनजीओ के थ्रू जाना, तो तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह आपसे वो रब्ता करें, क्या करें उसके लिए? हमारी एक प्रॉपर वेबसाइट है actsofkindness.pk, वहाँ पे वो जा सकते हैं ज्वाइनर्स सेक्शन में, वो हमें एज ए डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए मेडिकल स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, या जो जनरल बाकी वॉलंटियर्स हैं, बाकी जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस पाकिस्तान के नाम से हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे पेजेस हैं, वो सारे हमारा जो काम चल रहा है वो भी देख सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आप काम करते रहें। जो लोग मदद करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है, इन्होंने ईमेल एड्रेस भी अपना बताया actsofkindness.pk, उसके ऊपर आप करके क्लिक ज्वाइन करें, और ज़रूर ऐसे वक्त में जबकि बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है आगे बढ़ के मदद करें। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हम बात करने जा रहे हैं हड्डियों के भुरभुरेपन की। उम्र के साथ या कैल्शियम की कमी की वजह से, जहाँ तक हमारी मालूमात है, हड्डियों का भुरभुरापन हो जाता है। ज़्यादा उम्र के साथ ये ज़्यादा हो जाता है, और ऐसे में ज़रा सी भी ज़रब लगे तो हड्डी टूट जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए, बचाव के तदारुक क्या हैं, इस बीमारी का इलाज क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर वकास जावेद साहब मौजूद हैं, पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं। बड़ी मेहरबानी आपके लिए, आप हमेशा बहुत ऐड करते हैं चीज़ों को। ये है क्या, ऑस्टियोपोरोसिस इसको बोलते हैं, हड्डियों का भुरभुरापन या हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, ये बीमारी क्या है? ये बेसिकली आप इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट्स ए क्वांटिटेटिव डिजीज़, मीन जो हड्डियों की डेंसिटी है वो कम हो जाती है, उनकी क्वालिटी इफेक्ट नहीं होती। ठीक है। एक लेमैन टर्म की अगर आदमी को मैं समझाना चाहूँगा तो एक दीवार है, आप उसमें से एक एक करके ईंटें निकालना शुरू कर दें। दीवार तो खड़ी रहेगी लेकिन उसका स्ट्रक्चर बड़ा वीक हो जाएगा। ठीक है। तो छोटी सी भी ज़रब लगेगी तो दीवार गिर जाएगी। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस भी ऐसे ही होता है कि आपकी बोन की क्वालिटी ठीक होती है लेकिन उसमें छोटे छोटे होल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और वो उसकी वीकनेस का हो जाती है। उसकी वजह से जब उसकी वीकनेस होती है
उससे इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर तो होता इसके है उसके अंदर। कॉजेज जो है, जैसे सर ने कहा कि उम्र के साथ साथ आप देखते हैं कि उम्र ज़्यादा होती है तो हड्डियाँ और मोरे वीक होना शुरू हो जी, जाती जी। हैं। ख़वातीन में कैल्शियम की कमी, यूरिक एसिड भी किसी हद तक कहा जा सकता है। ये इसके अलावा आप क्या कहते हैं, कॉजेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसके कॉजेज, इसकी 3 टाइप्स हैं, वही इसके कॉजेज को डिफाइन करती हैं। अच्छा, एक तो पेशेंट्स हैं जो कि मेटाबॉलिक कॉजेज होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के अंदर थायराइड का मसला होता है, कुछ लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ अच्छा, ये ज़रा क्लियर कर देते हैं, जिनको थायराइड का मसला हो, इनका थायराइड का मसला हो, जिसमें थायराइड ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो, एक पैराथायराइड ग्लैंड्स होता है थायराइड के अंदर, वो हाइपर एक्टिव हो, वो आपकी बॉडी बोन में से कैल्शियम निकाल लेता है, ठीक अगेन है। दे मेक देम वीकर। ठीक है। तो उन पे जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं लॉन्ग टर्म, दैट कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। ये किसी भी एज और किसी भी जेंडर को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टीरॉयड ले रहे हैं तो फिर कोई भी वक्त हो सकता है। कोई अगर आप 15 साल की उम्र से ले रहे हैं तो यू कैन गेट ऑस्टियोपोरोसिस अर्लियर इन 20s एंड 30s। ठीक है। इसके अलावा एक सेकंड कैटेगरी है, वो है पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन। ठीक उनको है। वो सबसे कॉमन इफेक्ट करती है, मींस अराउंड मीनोपॉज होती है अराउंड 48 to 50। उसके बाद नेक्स्ट 1 to 2 डिकेड्स में औरतों में ये बहुत कॉमन है। उनके जो फीमेल्स हार्मोन है, दे हैव ए प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन द बोन डेंसिटी। जब उनकी डेफिशिएंसी होती है, दैट कैन आल्सो लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। और एक जो थर्ड टाइप है जो कि मोस्ट कॉमन है, वो है एज रिलेटेड, विच नॉर्मली अफेक्ट पीपल अबव 65 and 70 ईयर ऑफ एज। उसके अंदर बेसिकली आपकी बॉडी की बोन में वैसी कैपेसिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द वेयर एंड टेयर विच हैपन विद द एज। तो ये 3 टाइप्स हैं, ये 3 कॉजेज हैं। अगर आप इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो जो पीक बोन मास है, जो अपनी यानी कि हम बोन की डेंसिटी अचीव करते हैं, वो अराउंड 30 ईयर ऑफ एज हम अचीव कर लेते हैं। उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आपकी फूड इनटेक, बैलेंस डाइट, कैल्शियम इनटेक एंड फिजिकल एक्टिविटी। दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, डोंट स्पेंड ए सेडेंटरी लाइफ, यू विल अचीव ए हायर बोन मास एट द एज ऑफ 30। उसके बाद डिक्लाइन ही होना है अनफॉर्चुनेटली, बट द हायर यू आर, the longer you will reach the stage where you can get osteoporosis and get increased fragility fracture. ठीक है। इसमें ये फरमाइए कि उम्र के साथ, जैसे आपने कहा है, अगर कोई कैल्शियम विटामिन साथ में देता रहता है, उससे कोई फ़र्क है पड़ता? मतलब ये उसका? बिल्कुल, इसके ट्रीटमेंट के अंदर भी कैल्शियम और विटामिन डी आर द फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकेशन। कैल्शियम एंड विटामिन डी। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ थोड़ी ज़हन में रखनी है कि अक्सर मैं यहाँ पे पेशेंट्स को देखता हूँ, उनको विटामिन डी ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है। अच्छा। विटामिन डी इज़ ए फैट सॉल्युबल विटामिन, मींस ये आपके यूरिन के साथ एक्सक्रीट नहीं होता। इफ़ यू गिव मोर देन रिक्वायर्ड, ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। इट कैन आल्सो लीड टू फटीग, बोन पेन एंड बॉडी एक। सो विटामिन डी सफिशिएंट अमाउंट में, और कैल्शियम। ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने से पहले एक कंडीशन आती है, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, उसको कहते हैं ऑस्टियोपीनिया, मींस उसमें आपकी बोन का कैल्शियम कम होता है, डेंसिटी कम होती है, लेकिन इतनी कम नहीं होती कि ऑस्टियोपोरोसिस के लेवल तक पहुंच सके। ठीक है। इसका एक मेडिकल टर्म है, आई वोंट बोर यू विद दैट। तो उसके अंदर भी कैल्शियम और विटामिन डी आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्रिवेंटिंग द प्रोग्रेशन और मे बी ट्राई टू रिवर्स इट। तो कैल्शियम और विटामिन डी डू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए इसके अंदर कि वी डोंट ओवर प्रिस्क्राइब देम, उनकी टॉक्सिसिटी ना कर दे विटामिन। ठीक है। हमारे साथ ये हरमीत है, हमारे साथ मौजूद। जी हरमीत, कोई सवाल है? जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे हम बुजुर्ग भी देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं कि अक्सर उनकी हड्डियों में जब वो उठते हैं या बैठते हैं तो कड़क सी आवाज़ जो है वो आती है। इसकी क्या वजूहात होती हैं और इससे ये जो है, इससे क्या अंदाज़ा जो है लगाया जा सकता है कि मज़ीद हालात जो है वो बिगड़ने वाले हैं या कोई ट्रीटमेंट की तरफ जाया जा सकता है? अच्छा देखें, ये जो हड्डियों और जोड़ों में से कड़कड़ की आवाज़ आती है, इसका ऑस्टियोपोरोसिस से कोई रिलेशन नहीं है। इट्स ए मिसनॉमर जो कि हम इसको आपस में एसोसिएट करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपके तमाम बॉडी के जोड़्स हैं, उनके अंदर अल्लाह ने एक लुब्रिकेंट डाला है, ग्रीस डाल ली है, जिसको मेडिकल टर्म में कहते हैं कार्टिलेज, ताकि जब आपके जॉइंट्स आपस में मूव करें तो आपस में फ्रिक्शन ना हो और दे मूव स्मूथली। विद एज वो कार्टिलेज, वो ग्रीस या वो लुब्रिकेंट कम हो जाता है। उससे जब आपकी जॉइंट मूव करते हैं, उससे फिर हड्डियाँ आपस में रगड़ खाती हैं, उससे उनको पेन भी होती है और ये कड़कड़ की आवाज़ भी आती है। इट कैन हैपन इन यंगर पीपल आल्सो, लेकिन मोस्टली ओल्डर पेशेंट को अफेक्ट करता है। ये इंटायरली डिफरेंट क्लास ऑफ कंडीशन है। इसका ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स के ऊपर, जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट के ऊपर। ऑस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिस की वजह नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन हमारी सोसाइटी में कि ऑस्टियोपोरोसिस से आर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस इज इंटायरली डिफरेंट कंडीशन, आर्थराइटिस इज इंटायरली डिफरेंट कंडीशन। ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर की पॉसिबिलिटी बढ़ा देती है, जैसे कि आपका रिस्ट फ्रैक्चर, आपके वर्टिब्रा का फ्रैक्चर और हिप फ्रैक्चर, लेकिन इट डज नॉट कॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इफ पेशेंट हैड की आवाज़ आती है जोड़ों में से, यू नीड टू सी समबडी स्पेशलिस्ट, वो असेस करेंगे,
उसके सिम्टम्स एंड जॉइंट इन्वॉल्वमेंट के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे आगे। डॉक्टर ये फरमाइए, क्या ये सही है कि लोग कहते हैं कि ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है, हड्डियों का भुरभुरापन जिसको कहते हैं, ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है मर्दों की निस्बत, उसकी क्या वजह है और उसकी ट्रीटमेंट फिर क्या वही है जो आपने पहले बताया? इसकी रेशियो 4:1 है, मींस 4 to 1 फॉर एवरी 1 मेल देयर आर 4 फीमेल इन्वॉल्व। ठीक है। उसकी रीज़न दो बड़ी इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एक तो पोस्ट मेनोपॉजल, वो अफेक्ट फीमेल को करता है बिकॉज दे आर द स्पेसिफिक कैटेगरी विच गेट अफेक्टेड। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन होता है विच दे कीप ऑन स्क्रीटिंग, जो कि उनको प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। दूसरा, हमारी फीमेल्स के अंदर क्वालिटी ऑफ डाइट इज़ वेरी पुअर, द लाइफ स्टाइल इज़ वेरी पुअर, एक्टिविटी कम है, सिर्फ घर के काम, कोई अपना ख्याल नहीं रखती, और फूड इनटेक इज़ आल्सो वेरी इम्बैलेंस। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि यू अचीव पीक बोन मास बाय द एज ऑफ 30। अगर आपका पीक बोन मास ही अच्छा अचीव नहीं हुआ, यू हैव द हाई चांसेस ऑफ रीचिंग द थ्रेशोल्ड व्हेन यू गेट ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा प्रेगनेंसी पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन द फीमेल्स बॉडी। इफ दे आर नॉट टेकिंग एडिक्वेट हार्मोन्स एंड एडिक्वेट सप्लीमेंट्स, दैट कैन हैव आल्सो इफेक्ट। तो इस वेरी डिस्प्रोपोर्शनेटली फीमेल को इन्वॉल्व करता है। दे शुड बी मोर केयरफुल अबाउट इट रादर देन द मेन। ठीक है, ये फरमाइए, बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं इस वक्त आजकल, जब उनके पास जाएं कोई ऐसे मर्ज़ की बात करें, जैसे हरमीत ने कहा कड़कड़ होती है घुटनों से, तो वो करते क्या है कि वो इंजेक्शन ठोक देते हैं घुटनों के अंदर। तो उसका क्या फ़ायदा है? और उसके बहुत पैसे देते हैं लोग, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता फिर भी। अच्छा देखिए, ये जो आपने घुटनों की स्पेसिफिक बात की, क्योंकि ये मेरी स्पेशलिटी, इसके बारे में आपको बड़ी अच्छी तरह बता सकता हूँ। उसमें आपको बताया कि जब लुब्रिकेंट कम होता है आपके जोड़ों के अंदर, जैसे घुटनों की मिसाल लेते हैं, तो उसमें जब भी आप चलेंगे आपको पेन होगी, आपके वॉक करने से, उल्टे बैठने से, एक्टिविटी से पेन होगी। अच्छा, जब एक दफ़ा वो कार्टिलेज या लुब्रिकेंट कम हो जाता है, वो वापस नहीं आता। लाइक एज इज़ नॉट कमिंग बैक, दैट लुब्रिकेंट इज़ नॉट कमिंग बैक। पेशेंट को पेन है, अब उसका जो ट्रीटमेंट है वो है नी रिप्लेसमेंट व्हेन इट ट्रीट ए सर्टेन लेवल। जब इतनी सफिशिएंटली सीवियर हो जाता है रेडियोलॉजिकली पेशेंट के सिम्टम, तो पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट चाहिए है। उससे पहले हमने पेशेंट की पेन को बेहतर करना है। मीन ही इज़ नॉट ए कैंडिडेट फॉर नी रिप्लेसमेंट, लेकिन पेन तो उसको है। उस पेन को बेहतर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप उनको टैबलेट्स दे सकते हैं जो कि उनकी पेन को बेहतर करेंगे, या इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉयड या पेन किलर के इंजेक्शन लगा देते हैं विच हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट 6 वीक्स टू मे बी अप टू 3 मंथ्स। तो उसका बेनिफिट है, लेकिन नॉट एवरी पेशेंट। यू हैव टू चूज़ द पेशेंट करेक्टली एंड काउंसल द पेशेंट के आप केम इसलिए लगा रहे हैं, आप में इतना बेनिफिट है, एंड पेशेंट हैज़ टू बी इन्फॉर्म दैट इट्स ए टेम्परेरी मेजर, इट जस्ट फॉर पेन रिलीफ, या आपके कार्टिलेज को या आर्थराइटिस को रिवर्स नहीं करेगा। दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियर इन द माइंड ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये स्टेम सेल ट्रीटमेंट आजकल बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे एडवर्टाइज कर रहे हैं। हरमीत, एक सेकंड सिर्फ एक माजूद चाहता हूँ। अच्छा, उसके क्या मतलब, जबकि ये अभी अमेरिका में बहुत ज़्यादा, मतलब उसको शायद इजाज़त नहीं मिली हुई सरकारी तौर पे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्लिनिक बन गए हैं। हाँ, तो उनका कोई फ़ायदा है लोगों को, या वो भी मिसगाइड कर? आज इट्स ए वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। लॉट्स ऑफ पीपल जो कि स्टेम सेल को करते हैं वो कहते हैं इट्स ए वंडरफुल थिंग, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आई वर्क इन यूके फॉर 13 ईयर्स, आई हैव इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। जो स्टेम सेल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज जब एक दफ़ा ख़त्म होता है वापस नहीं आता, व्हाट द स्टेम सेल डू, वो उस कार्टिलेज को आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश करते हैं। ये बेनिफिशियल है उन पेशेंट्स के अंदर जिसके अंदर लोकलाइज्ड डिफेक्ट है, जैसे कि यंगर पेशेंट्स है, कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है, दे गॉट ए स्मॉल डिफेक्ट विच कैन बी रिपेयर्ड विद दो स्टेम सेल्स, लेकिन इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। एग्जाम्पल देता हूँ, राफेल नडाल, ही हैड दिस स्टेम सेल ट्रीटमेंट ऑन हिज नी इंजरी, ही इज बैक टू द टेनिस। लेकिन जो पेशेंट आर्थराइटिस विद एज के साथ होता है 60-70, दे हैव ए डिफ्यूज डैमेज, अनफॉर्चुनेटली वो स्टेम सेल्स के साथ बेनिफिशियल नहीं है। आप रॉयल कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, सबकी गाइडलाइंस ये हैं, दे रिकमेंड इट फॉर लोकलाइज्ड डिफेक्ट इन यंगर पेशेंट्स। सो पेशेंट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी है। और इसमें ऐसे नहीं है कि यू जस्ट इंजेक्ट इट हियर, उसके अंदर आपको स्पेशल उस एरिया के अंदर यू क्रिएट ए स्मॉल पैच ऑफ मेम्ब्रेन, उसमें स्टेम सेल डाल के उस एरिया को आप पैच करते हैं, और यू लेट द बॉडी मेक दैट कार्टिलेज। यू कैन जस्ट कांट इंजेक्ट द स्टेम सेल इन द नी एंड अज्यूम कि कार्टिलेज दोबारा बनना शुरू होगा। नेचर डज नॉट वर्क लाइक दैट। ठीक है जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जब भी सर्दियाँ आती हैं तो ऐसे हम देखते हैं कि हड्डियों का जो दर्द है
कुछ ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी तो हम ये देखते हैं कि अब मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब के क्लिनिक में जो लोग आते थे तो वो ये शिकायत लगाते कि बेचैनी सी है, तकलीफ़ है, लेकिन ये समझ नहीं आई कि दर्द पूरे जिस्म में है। ये क्या वजूहात होती हैं? और दूसरी बात ये कि अक्सर जो हड्डियाँ, टूटी हुई हड्डियाँ होती हैं, उनको जब जोड़ लिया जाता है तब हम देखते हैं कि सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा वो लोग जो है उनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है, और वो ज़्यादा तकलीफ़ का जो एहसास भी उनको होता है कि भाई दर्द बहुत ज़्यादा हो गया। इसकी क्या वजूहात होती है और किस किस्म की केयर करनी चाहिए ताकि इस दर्द से बचा जा सके? जी, वेदर का बड़ा इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है आपकी बॉडी के मसल्स के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर। जब आपको आर्थराइटिस होता है उसके ऊपर आपकी बॉडी में दो इफेक्ट होते हैं, क्योंकि एक तो आपकी बोन की मोबिलिटी कम हो जाती है, दूसरा आपको पेन होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो बोन की मोबिलिटी है वो मसल्स करते हैं, मीन बोन ऑटोमेटिकली मूव नहीं करती, आपके मसल्स आपकी बोन को मूव करते हैं। जब आप इमेजिन करें कि जब दो चीज़ें बड़ी आसानी के साथ मूव कर रही हैं, दे आर स्लिपरी, उनको मूव करना आसान है। इफ़ दे बिकम इरेगुलर और उनको मूव करना मुश्किल होगा तो आपके मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है उनको मूव करने के लिए। तो आर्थराइटिस की दो सिम्टम्स हैं, एक होती है स्टिफनेस, जैसे अकड़ावपन, आपको इधर बैठो लगा आपके जोड़ जाम हो गए हैं, वो मूव नहीं कर पा रहे, फिर आप चलते हैं तो ऐसे ऐसा बेहतर होते हैं। ये जो मसल का वर्कलोड है, ये सर्दियाँ उसको इन्वर्सली अफेक्ट करती हैं। आपको स्टिफनेस ज़्यादा होती है, जब आपके मसल को ज़्यादा काम करना पड़ता है उनके अंदर थकावट भी ज़्यादा होती है और पेन भी ज़्यादा होती है। तो ये वेल डॉक्यूमेंटेड है कि कोल्ड वेदर के अंदर जिन पेशेंट को आर्थराइटिस या बोन्स का मसला है, दे बिकम मोर सिम्टोमेटिक। उसका ट्रीटमेंट बेस्ट यही है कि आपने कोल्ड वेदर से अवॉइड करें, अपने आप को वेल कवर्ड रखें। और इसके अलावा इवन अगर आपको आर्थराइटिस है, इफ़ यू स्पेंड ए हेल्दी लाइफ, मीन यू कीप योर सेल्फ गोइंग, आप मोबिलाइज करते रहें, वॉक करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, तो बेशक आपके मसल को काम करना पड़ेगा लेकिन दे रिमेन स्ट्रॉन्गर और आपके सिम्टम्स बेहतर अंडर 30 बात होंगे। करें या आफ्टर 30 बात करें, ये प्रिकॉशंस हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस प्लस में हमें हर से महफूज रख सकते हैं। ऑब्वियसली इज़ अ लाइफस्टाइल जिसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। होपफुली कि ये सेगमेंट आपके लिए भी काफ़ी प्रोडक्टिव रहा होगा। हमने एक छोटी सी क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। इनको तारुफ करवाते हुए बड़े फ़ख्र की बात हो रही है कि जनाब प्रोफेसर हैं अकरम खान न्यारी साहब, और वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। 50 बरस से ज़्यादा उम्र के जो रेसलर होते हैं, रिटायरमेंट इन्होंने ले लिया पढ़ाने से, लेकिन अब फुल टाइम रेसलिंग में मुनहमिक हुए हुए हैं। और इनकी कहानी इतनी दिलचस्प है, जिस तरीके से ये सिखाते सिखाते ख़ुद रेसलर बन गए कि वो जो आमिर खान की फ़िल्म थी, लोग कहते हैं अब इनकी ज़िंदगी के ऊपर फिल्म बननी चाहिए। इन्हीं से चल के बात करते हैं, पूछते हैं जनाब प्रोफेसर साहब, आपको प्रोफेसर साहब ही कहना चाहिए क्योंकि सारी ज़िंदगी तो आपने जी प्रोफेसर, तो हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है आपका तारुफ कराना। ये रेसलिंग की तरफ आप पढ़ाते पढ़ाते कहाँ से चल पड़े? असल में मुझे शुरू से एक जुनून था कि कुछ बड़ा करना चाहिए। ठीक है। मैं ऑडियंस में बैठना पसंद नहीं करता था बचपन से, तो मतलब मैं चाहता था कि मैं एक मतलब लोग मुझे पसंद करें, मोहब्बत करें। ठीक है। तो पहले स्पोर्ट्स की एथलेटिक्स, उसमें पाकिस्तान जूनियर चैम्पियन बना। अच्छा। और पाकिस्तान यूनिवर्सिटी जीती। फिर मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी कि एथलेटिक्स को लोग देखने नहीं आते। अच्छा। मैं मार्शल आर्ट्स में गया 22 साल की उम्र में, और पहले ही साल मैंने ब्लैक बेल्ट भी जीत ली और नेशनल चैम्पियन हुआ, किक बॉक्सिंग नेशनल चैम्पियन हुआ, थाईलैंड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फिर मैं रेसलिंग में आ गया, मेरा टखना ख़राब हुआ, 28 साल की उम्र में मैंने रेसलिंग शुरू की और रुस्तम में सरगोदा डिवीज़न हुआ, पंजाब चैम्पियन हुआ, पाकिस्तान में मेडल लिया, जूडो पाकिस्तान सिल्वर की, इंडिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, मुकाबले जीते। और फिर मैं इंजरी की वजह से मैंने गेम छोड़ दी। ठीक है। तो मैंने अपनी ख्वाहिशें बेटे में पूरी करने की कोशिश की, और मैं उसको आफरीन देता हूँ कि उसे रेसलिंग का शौक़ नहीं था, लेकिन मेरे शौक़ जुनून को उसने अपनाया, और उसका स्टार्ट ही मैंने टॉप रैंकिंग रेसलिंग से किया पाकिस्तान की, माशाल्लाह। और अब वो पाकिस्तान चैम्पियन है और इंटरनेशनल रेसलर है। ठीक है। तो मैं उसको फ्री स्टाइल रेसलिंग में लेके जा रहा था वर्ल्ड में। तो हमारी बातचीत हो गई अमेरिका, तो सर्चिंग के दौरान पता चला कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के खिलाड़ियों के भी मुकाबले होते हैं। मैंने कहा मैं भी साथ ही चलता हूँ मैं भी साथ जाता हूँ। तो उसमें मैंने तैयारी शुरू कर दी। 2019 में मेरी एंट्री नहीं गई। अच्छा। तो मैंने सोचा कि जब रेसलिंग के मुकाबले हो रहे हैं तो एथलेटिक्स से भी होंगे, तो उसमें सर्चिंग की, तो एशिया का मुझे जो हैमर थ्रो का मेयार मिला, तो मैंने कहा थर्ड को मैं कवर कर लूँगा। ठीक है। तो मैंने हैमर थ्रो की तैयारी शुरू कर दी। तो जब मैं गया
इसमें मलेशिया में पाकिस्तान की तरफ से अकेला था मैं, खुद ही कोच, खुद ही प्लेयर, खुद ही मैनेजर। तो वहाँ पे मैंने पहली 103 पे बुखार पे मैं यहाँ से रवाना हो गया। तो पहली थ्रो पे अल्लाह अकबर के नारे के साथ मैंने वहाँ पे विन किया और फिर कोई मेरे करीब नहीं पहुँच सका। क्या बात है, क्या सेकंड मंगोलिया था, थर्ड श्रीलंका था, इंडिया के चारों प्लेयर जो है किसी पोजीशन में नहीं थे। ठीक है। और इंडिया के 600 का दस्ता था, मैं अकेला था। अच्छा। तो वहाँ पे मर्दान के पठान तहसील रुस्तम के आगे उन्होंने खूब धमाल डाली मेरे मेडल पे, ठीक है, गोल्ड पे। तो अब इस साल मैं वर्ल्ड रेसलिंग में गया हूँ और वहाँ पे मैंने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंशाल्लाह अगले साल मैं गोल्ड भी जीतूंगा। दिखाएं ना जरा ब्रॉन्ज मेडल मुझे। ये तो प्राउड है, आप भी पाकिस्तान का फख्र है, यकीनन ये भी पाकिस्तान का फख्र है। एशिया का जो है ना जी, मैंने जो रिकॉर्ड है हैमर थ्रो का, वो मैंने ट्रेनिंग में ही कर लिया है। इस दफा मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड भी करूंगा और गोल्ड भी करूंगा। जबरदस्त जबरदस्त। हरमीत देखो कितनी जबरदस्त कहानी है, कितनी सारी ऐसी सक्सेस है, कितनी सारी ऐसी कामयाबियां जो समेट कर आज मैं रऊफ साहब हमारे हमेशा पास ये आए बात हैं। करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे हीरे हमारे पास हैं, हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में, हमारे वतन में, जिन्होंने मुल्क का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन किया। लेकिन ये बदकिस्मती रही है कि जो हमारा पड़ोसी है हिंदुस्तान, वहाँ पे हम देखते हैं कि कोई हीरो ना भी हो उसे भी हीरो बना लेते हैं। आज देखें कि इनकी जो स्टोरी है अफरीदी सर की, मैं जो जिस तरह नियाजी साहब की स्टोरी जो वो बता रहे हैं, तो बड़ी कमाल की स्टोरी है, लेकिन इस पर काम उसी तरह नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ इनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए और ये मुस्तहिक है। नियाजी साहब ये बताइएगा कि हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि जो रेसलिंग के हवाले से हम बहुत कम लोगों को देखते हैं कि वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसकी क्या वजूहात है? आप जैसे लोग बड़े कम आते हैं इस मैदान में। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूँगा कि रेसलिंग में तो चलो लोग थोड़े बहुत आते हैं, क्योंकि सराय की बेल्ट में जब मेला होता है तो 15-20 हज़ार लोग मेले को देखने आते हैं। ठीक है। लोग इस वजह से मोहब्बत में कर रहे हैं। और रेसलिंग क्या है, कोई, मैं आपकी बात का इजाफा करूँगा, किसी गेम में कोई वो पजीराई नहीं। अभी मेरे लिए 50 लाख का अनाउंस हुआ था, पिछली दफ़ा भी नहीं मिल रहा, इस दफ़ा भी नहीं मिल रहा। हालांकि इमरान खान उस वक्त हमारे गांव पाई खेल से, अब तो बख्तर में हुआ था, बकायदा ऐलान किया लेकिन था। नहीं मिला। और मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा आपके चैनल के वसातत से कि पाकिस्तान का आखिरी मेडल ओलंपिक में आया था 1988 में। हाँ जी, ब्रॉन्ज मेडल। और आज 34 साल गुजरने के बाद कोई मेडल नहीं आया पाकिस्तान का ओलंपिक में, जबकि उन मुल्कों का मेडल है जिनकी 2-3 लाख आबादी है। और लाहौर से शहर से या कराची शहर से 40-50 मुल्क निकल सकते हैं एक शहर से, एक शहर से। बिल्कुल ऐसे। तो मेरे पास एक फार्मूला है, मैंने वज़ीर आज़म साहब को अप्रोच किया था लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, कि पाकिस्तान का मेडल दर्जनों आएंगे, खिलाड़ियों को 100 अरब रुपए डायरेक्ट उनकी जेब में मिलेगा और गवर्नमेंट के बजट से 1 रुपया भी नहीं लगेगा। क्या स्ट्रेटजी है, क्या सोचते हैं? उसमें ये है कि प्लेयर को इज्जत मोहब्बत सिक्योरिटी दे फ्यूचर की। ठीक है। लोग पागल हो जाएंगे मेडल के लिए। अगर नूह बट का वालिद, हाँ, नूह बट का वालिद अगर अपने बेटे दस्तगीर बट जो है नूह बट को अकेला अपने घर पे ट्रेनिंग करा के गोल्ड ला सकता है। और अरशद नदीम जो है ये मेरे शागिर्द, फयाज बुखारी का शागिर्द है, मेरा पोता शागिर्द है। इसने अभी रिकॉर्ड किया है इसमें कॉमनवेल्थ में भी और वर्ल्ड इस्लामिक गेम में भी। मैं बखर से हजारों प्लेयर पैदा कर सकता हूँ जिसमें दर्जनों नेशनल और इंटरनेशनल हैं बगैर वसाइल के। तो ये बहुत आसान है, लोग हमारे बहुत अच्छे हैं, सेटअप नहीं है। अब कोई गेम कराए तो क्यों कराए, अगर किसी बच्चे को इंजरी हो जाए उसका फ्यूचर क्या है? तो इसमें एक सेटअप होना चाहिए। लोग बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट सेक्टर को अंदर लाना चाहिए ताकि वो अपने प्लेयर अपने लोगों के साथ लेके आए। उनको उनकी वो भी होनी चाहिए, इंश्योरेंस भी होनी चाहिए प्लेयर की, और उनका एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और फिर गवर्नमेंट उन इदारों को जो चैनल्स हैं या जो बड़े इदारे मल्टीनेशनल या जो भी, हत्ता कि पाकिस्तान में इतने अच्छे लोग हैं कि एक बंदा खुद अपनी टीम बना सकता है अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए। लेकिन गवर्नमेंट को लाहे अमल तो तैयार करे। अच्छा देखिए, आपने भी जितनी कामयाबियां हासिल की अपने बल पे की, खुद मेहनत की, अपनी मदद आपके तहत जो भी किया। अब आप बता रहे थे जब हम ब्रेक में थे कि अब इस तरह से कि आप प्राउड पहलवान हैं अब तो पाकिस्तान की, जब आपने रेसलिंग में ये चैम्पियनशिप जीती है तो एक फ़िल्म भी बनाने के बारे में बात की जा रही है। जो तलबा और तालिबात है या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो बड़े टैलेंटेड हैं, उनको इंस्पायर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सिर्फ मायूस है कि प्लेटफॉर्म नहीं है, मुस्तकबिल नहीं है, स्कोप नहीं है। इसमें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि
बखर शहर में मुझसे जो पेरेंट जब स्टूडेंट मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हम दिल से बात करते हैं, वो दिल से बात जो निकलती है असर रखती है कि बच्चे से एक मुलाकात होती है, थोड़ा उसको मोटिवेट करते हैं, वो प्लेयर बन जाता है, तैयार हो जाता है। हत्ता कि मेरा एक स्टूडेंट है, थोड़ा सा मैंने उसकी ब्रीफिंग ली, अदनान साबिर है, और उसने मैं जहन को तैयार करने का कायल हूँ, पिन पॉइंट मेहनत नहीं है। जब आपका सरात मुस्तकीम ठीक हो जाए फिर मसले नहीं होता। तो अदनान साबिर है, मैंने उसे एक ब्रीफिंग दी, उसने तैयारी की और बोर्ड में उसने स्टडीज़ में पोजीशन ली, सिरगोदा बोर्ड में। माशाल्लाह। तो इसमें ये चीज़ उन लोगों को आगे आना चाहिए, स्पोर्ट्स हो या जो भी महकमा, क्योंकि मिनिस्टर जो बनते हैं ठीक है वो अपनी जगह पे काम करते हैं, कभी किसने गेम की ही नहीं, हम तो ख्वाब में भी मतलब सिखा रहे होते हैं और प्रमोशन कर रहे होते हैं। तो उन लोगों को भी साथ रखना चाहिए, भले उन्हें मिनिस्टर ना बनाए, लेकिन उनको साथ रखना चाहिए कि वो कुछ जो उन्होंने वर्किंग की है उनकी वर्किंग का मुल्क को, कौम को फ़ायदा हो। नहीं, आपकी बड़ी बात है, मतलब ये है कि आपको तो कोच के तौर पे अब मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो हुकूमत कोई अभी जो गवर्नमेंट बदली है, पहले इमरान खान आपने कहा, उन्होंने तो ऐलान किया, कोई बिल्कुल सिरे से कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, उनके और बहुत काम है, और जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनका शायद पाकिस्तान की प्रमोशन से कंसर्न है या नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोच तो एक है ना जी, कोचिंग भी माहौल खुद क्रिएट हो जाएगा, पहले इंसेंटिव हो कि पेरेंट या स्टूडेंट को पता हो कि मैं कुछ अचीव करूँगा तो मेरा मुस्तकबिल तो सेव हो जाएगा। यहाँ पे ओलंपिक खेल के आते हैं उन्हें जॉब नहीं मिलती, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल तो फिर मतलब लोग क्यों करेगा जब उसकी रोटी रोजी का मसला भी हल नहीं होगा, तो वो बेचारा क्या करे। अच्छा, अच्छी बात ये भी कि अकरम साहब की ज़िंदगी पर एक मूवी भी बन रही है जिसका नाम पहलवान है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी, उसमें मेरी लाइफ पे एक मूवी बन रही है पहलवान के नाम से, कि ये एक इस तरह की मूवी होगी कि जिसमें हज़ारों लोगों की ज़िंदगी तब्दील होगी। इसमें लोग नेगेटिव से पॉजिटिव पे आएंगे, और इसका थीम इस तरह होगा कि एक वालिद जो है अपने बच्चों को पकड़ के दिखाएगा कि ये मूवी देखें। ठीक है, फैमिली मूवी होगी। जी बिल्कुल, ठीक है जी। हरमीत, कोई क्वेश्चन? अच्छा नियाज़ी साहब, जो फिल्म की आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है कि एक तरफ जब काम किया जाता है, जहाँ से जब आप एथलीट्स या स्पोर्ट्स या रेसलिंग के मैदान में उतरते हैं और आपकी नीयत होती कि मैं मुल्क का नाम रोशन करूं, तो अगर कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपकी फिल्म पर, आपकी लाइफ पर फिल्म बनने जा रही है, तो कितना जो है हौसला मिलता है, और अगर ये हौसला और एथलीट्स को मिलेगा तो आप समझते हैं कि हमारे यहाँ तो वैसे कमी भी नहीं है और लोग जो उधर जो आएंगे काम करने के लिए, मतलब एप्रिसिएशन ज़रूरी होती है जी। और उसमें एप्रिसिएशन देखें जी, मैं तो जहाँ पे रहता हूँ ना, अभी मैं उसमें गया बल्गारिया में, जब आप इनर को धो लेते हैं ना, आप समझते हैं कि जब दुनिया के लिए आप तैयार हो जाते हैं कि मैंने हर एक को मोहब्बत इज़्ज़त देनी है और अच्छे अल्फाज देने, और अच्छे अल्फाज जो है दिल से देने, और ये सदका जारी है और अल्लाह ताला की रज़ा होती है, फिर आपकी बात में तासीर भी हो जाती है। मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे साहब बहुत ही आपकी जितनी की जाए कम है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और बड़ी मेहरबानी आप आएँ, आप इंस्पिरेशन है इस मुल्क के लिए, अल्लाह ताला आपके जज्बे को कायम रखे। पाकिस्तान का यकीनन फ़ख्र है और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह ऐसे ही आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। बहुत शुक्रिया आपके आने का। हमारा प्रोग्राम हुआ मुकम्मल, इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।